फोन ठीक उसी वक्त बजा जब उसकी मां को नौकरी से निकाला जा रहा था। सफाई कर्मचारी के बेटे ने वह फोन उठाया जिसे कोई और छूना भी नहीं चाहता था, और उस दोपहर उसने जो कुछ भी जाना उसने हमेशा के लिए सबका भाग्य बदल दिया। कमला देवी, अपना सामान समेटिए और यहां से निकलिए, आप काम से निकाली जाती हैं। मैनेजर राजीव सक्सेना की आवाज अटलांटिक कॉरपोरेशन की 18वीं मंजिल पर किसी गोली की आवाज की तरह गूंज उठी। कमला देवी के हाथ से सफाई का कपड़ा छूटकर नीचे गिर गया और उनकी आंखों में आंसू तैर आए जिन्हें वह रोक नहीं पाई। लेकिन सक्सेना साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उनकी आवाज कांप उठी। मैं पिछले 12 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी कोई शिकायत नहीं आई। 12 साल से मैं पूरी ईमानदारी से। सक्सेना ने उन्हें बीच में ही बेरहमी से टोक दिया और कांच की मेज पर पड़े एक हल्के से दाग की तरफ इशारा करते हुए चीखा, इसे देखिए सिंघानिया साहब, ठीक 1 घंटे में इस कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े क्लाइंट का स्वागत करने वाले हैं और आपने मेज को गंदा छोड़ दिया। मयंक, जो कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद अपनी मां को लेने आया था, दरवाजे पर खड़ा होकर यह पूरा तमाशा देख रहा था। उसने देखा कि कैसे उसकी मां कमला की आंखों में बेबसी छा गई और कैसे उनके कांपते हुए हाथ उस मेज पर लगे एक मामूली से निशान को साफ करने की कोशिश कर रहे थे जो बमुश्किल दिखाई दे रहा था। प्लीज सक्सेना साहब, कमला गिड़गिड़ाई। उनका आत्मसम्मान उन सारे कर्मचारियों के सामने तार तार हो रहा था जो तमाशा देखने के लिए बाहर निकल आए थे। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सामने हाथ मत जोइए। सक्सेना चिल्लाया और साफ दिख रहा था कि वह अपनी ताकत का मजा ले रहा था। मुझे आपकी इस कामचोरी से सख्त नफरत है। सिक्योरिटी वाले आपको अभी के अभी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ठीक उसी पल एग्जीक्यूटिव रिसेप्शन का फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सेक्रेटरी सोनाली लंच करने बाहर गई हुई थी। बाकी के कर्मचारी नौकरी से निकालने के इस ड्रामे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मनोरंजन चल रहा हो। कोई भी फोन उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। क्या कोई फोन नहीं उठाएगा? मयंक ने पूछा। उसकी आवाज में एक गहरा गुस्सा छिपा था जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। वह फोन बड़े अफसरों के लिए है। सक्सेना ने बिना उसकी तरफ देखे हिकारत से जवाब दिया, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। कमला एक गत्ते के डिब्बे में अपनी सफाई की चीजें रखते हुए चुपचाप रो रही थी। 12 साल की कड़ी सुबहें, 12 साल का त्याग और 12 साल तक उन लोगों के लिए अदृश्य बने रहना जिन्होंने आज उन्हें बिना किसी रहम के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मां। मयंक उनके करीब गया, लेकिन कमला ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कोई तमाशा मत खड़ा करो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, बात को और मत बिगाड़ो। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। भगवान के लिए कोई तो इस कमबख्त फोन को उठाए। अचानक विक्रम सिंघानिया अपने केबिन से बाहर निकले। वह साफ तौर पर बेहद तनाव में दिख रहे थे। वह 50 साल के एक बेहद शालीन और रसूखदार इंसान थे, लेकिन इस वक्त उनके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ दिख रही थी। सोनाली कहाँ है? वह लंच के लिए गई हैं सर, एक महिला कर्मचारी ने जवाब दिया। मेरे करियर का सबसे बड़ा क्लाइंट किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाला है और यहाँ कोई फोन तक नहीं उठा रहा। सिंघानिया ने हताशा में अपने बालों में हाथ फेरा। मॉरिसन इंटरनेशनल हमारी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकती है और तुम लोग यहाँ तमाशा देख रहे हो जैसे कोई टीवी शो चल रहा हो। तभी मयंक ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वह आगे बढ़ा, रिसीवर उठाया और बोला, अटलांटिक कॉरपोरेशन, नमस्कार। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें उस 18 साल के लड़के पर टिक गईं जिसने एग्जीक्यूटिव फोन उठाने की हिम्मत की थी। यह लड़का क्या बकवास कर रहा है? सक्सेना गुस्से में दहाड़ा, लेकिन सिंघानिया ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपना हाथ उठा दिया। मयंक के खड़े होने के अंदाज में और जिस आत्मविश्वास के साथ वह फोन पर बात कर रहा था, उसमें कुछ ऐसा था जिसने सिंघानिया का ध्यान खींच लिया। जी मिस्टर मॉरिसन, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। मीटिंग दोपहर के ठीक 3 बजे तय है, लेकिन मुझे आपको कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कुछ बेहद जरूरी बदलावों के बारे में बताना होगा जिस पर तुरंत बात करना जरूरी है। आपके यहाँ पहुंचने से पहले हमें इस मसले को सुलझाना होगा। सिंघानिया धीरे धीरे मेज के पास आए। उनके चेहरे का असमंजस अब गहरे अचंभे में बदल चुका था। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कम उम्र की लगती है, लेकिन आप इन कागजात को मेरे बड़े बड़े अफसरों से भी बेहतर समझते हैं। मेरा नाम मयंक है सर, और हाँ, मैं छोटा जरूर हूं,
लेकिन पिछले कई महीनों से इन कॉन्ट्रैक्ट्स का बारीकी से अध्ययन कर रहा हूं। महीनों से, सिंघानिया ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज इतनी साफ थी कि मयंक ने सुन ली। मयंक ने रिसीवर पर हाथ रखा और सीधे सीईओ की आंखों में देखा। सिंघानिया साहब, पिछले 1 साल से हर रात मैं उन दस्तावेजों को पढ़ता आ रहा हूं जिन्हें आप अपनी मेज पर छोड़ जाते हैं। जब मेरी माँ यहाँ सफाई करती थी, तब मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी वित्तीय योजनाओं और आपकी बिजनेस रणनीतियों को समझता था। यह सच दफ्तर में किसी धमाके की तरह गूंज गया। तुम्हारी माँ। सिंघानिया ने कमला की तरफ देखा, जो अपनी सफाई के सामान के डिब्बे के पास अब भी सुन्न खड़ी थी। हाँ, मयंक ने अपनी आवाज में एक मजबूत दृढ़ता लाते हुए कहा, मेरी माँ कमला देवी हैं, वही महिला जिन्हें आपने महज एक न दिखने वाले दाग की वजह से नौकरी से निकालने की इजाजत दे दी। वह महिला जिसने पिछले 12 सालों से आपके दफ्तर को साफ सुथरा रखा, जबकि मैं चुपके से इस कंपनी के हर अहम दस्तावेज को पढ़कर खुद को तैयार कर रहा था। वहां गहरा सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ फोन पर मॉरिसन अब भी इंतजार कर रहे थे। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? मयंक ने रिसीवर से हाथ हटाया। जी मिस्टर मॉरिसन, मैं यही हूं और मेरे पास एक ऐसा प्रस्ताव है जो हम दोनों कंपनियों के लाखों डॉलर बचा सकता है। मैं सुन रहा हूं, मॉरिसन ने गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए जवाब दिया। सेक्शन 8 की विलय संबंधी शर्त में एक बड़ा लूपहोल यानी कानूनी खामी है, जिस पर दोनों में से किसी भी कंपनी का ध्यान नहीं गया। सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 में एक ऐसी कानूनी कमजोरी है जो अब तक किसी ने नहीं देखी। अगर हम भुगतान की शर्तों में थोड़ा बदलाव करें और जिम्मेदारियों के बंटवारे को फिर से तय करें, तो हम ऑपरेटिंग लागत को 40% तक कम कर सकते हैं और दोनों पक्षों के मुनाफे को 60% तक बढ़ा सकते हैं। फोन पर कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। फिर मॉरिसन की बेहद हैरान कर देने वाली आवाज आई। युवा दोस्त, तुमने जो अभी बताया उसे मेरी वकीलों की पूरी टीम भी नहीं पकड़ पाई थी। तुमने यह कैसे किया? क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से खुद से ही कॉर्पोरेट कानून की पढ़ाई कर रहा हूं, मयंक ने बात काटते हुए कहा। जब मेरी माँ मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थीं, तब मैं बिना जाने ही खुद को इस खरहास पल के लिए तैयार कर रहा था। सिंघानिया पूरी तरह से दंग होकर पास की कुर्सी पर ढह से गए। मयंक, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल सर। और मेरी माँ उस बर्ताव के बिल्कुल लायक नहीं है जो आप लोग सालों से उनके साथ करते आ रहे हैं। कमला आखिरकार अपनी सुध में आई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू अपमान के नहीं थे। वे गर्व, असीम आश्चर्य और उस ममता के थे जो उनके सीने में खुशियों के पटाखों की तरह फूट रही थी। मिस्टर मयंक, न्यूयॉर्क से मॉरिसन की आवाज गूंजी। मैं पिछले 30 सालों से बिजनेस में हूं, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी उम्र के किसी लड़के को इतने ऊंचे स्तर पर जाकर किसी डील का विश्लेषण करते नहीं सुना। क्या तुम 2 घंटे में इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हो? मयंक ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर सक्सेना की तरफ देखा जो बिल्कुल बेजुबान हो चुका था, और फिर सिंघानिया की तरफ देखा। हाँ, मैं जरूर आ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो, क्या शर्त है? मेरी माँ को उनकी नौकरी वापस मिलेगी, वो भी बढ़ी हुई तनख्वाह के साथ, और सक्सेना साहब को पूरे दफ्तर के सामने उनसे माफी मांगनी होगी। तमाशा देख रहे कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह हैरान थे। न्यूयॉर्क से मॉरिसन हौस पड़े। मुझे नहीं पता कि वहां क्या पारिवारिक ड्रामा चल रहा है, लेकिन जो बात हार्वर्ड से पढ़े वकील भी नहीं देख पाए, उसे बताने वाला लड़का जो चाहे मांग सकता है। मुझे महूर है। सिंघानिया धीरे से उठे और पूरे दफ्तर के सामने कमला की तरफ बढ़े, उन सभी कर्मचारियों के सामने जिन्होंने कुछ मिनट पहले उनका अपमान देखा था। उन्होंने कमला की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कमला जी, उन्होंने साफ आवाज में कहा, क्या आप मुझे माफ कर सकेंगी कि मैं इतने सालों तक अंधा बना रहा? कमला ने कांपते हाथों से उनसे हाथ मिलाया। जी बिल्कुल सिंघानिया साहब। लेकिन मयंक अभी थमा नहीं था। मिस्टर मॉरिसन, उसने फोन पर कहा, क्या मीटिंग से पहले एक और जरूरी बात है जो आप जानना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो मैंने इन गोपनीय दस्तावेजों में देखा है, जो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ढांचे को ही बदल सकता है। वह क्या है? मयंक ने सिंघानिया की मेज पर रखी एक फाइल खोली। उस फाइल के अंदर वो दस्तावेज थे जिनका वह हफ्तों से अध्ययन कर रहा था, लेकिन वहां कुछ ऐसा भी था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक पुरानी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसने उसका खून जमा दिया। वह उसकी माँ थी, लेकिन आज से 20 साल पहले की। वह एक आलीशान दफ्तर में
एक कॉर्पोरेट सूट पहने बैठी थी और एक नौजवान से हाथ मिला रही थी, जिसे मयंक ने तुरंत पहचान लिया। वह जेम्स मॉरिसन थे, 20 साल पहले के, लेकिन बिल्कुल वही। और उस तस्वीर के पीछे उसकी मां के हाथ से लिखा हुआ था, प्रोजेक्ट एटलस, सह संस्थापक कमला देवी और जेम्स मॉरिसन। साल 1998। मयंक ने अपनी मां की तरफ आंखें उठाईं, जिन्होंने वहां खड़े खड़े ही उस तस्वीर को देख लिया था। कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मां, मयंक ने फुसफुसाते हुए पूछा, आप सच में कौन हैं? वह तस्वीर मयंक के हाथों से इस तरह छूटी मानो वह जलती हुई आग हो। अटलांटिक कॉरपोरेशन के दफ्तर में पसरे उस सन्नाटे में कागज के जमीन से टकराने की आवाज साफ गूंज उठी। कमला, कमला देवी। स्पीकर से आती जेम्स मॉरिसन की आवाज कांप रही थी और उसमें गहरा अविश्वास भरा था। क्या तुम सचमुच वहां हो? दफ्तर में मौजूद हर आंख कमला पर ठहर गई, जो अपने सफाई के डिब्बे के पास बिना हिले डुले पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उनके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? विक्रम सिंघानिया ने बेहद धीमी आवाज में पूछा। मयंक ने कांपते हाथों से उस तस्वीर को जमीन से उठाया। मां, मुझे अभी के अभी इस सब का जवाब चाहिए, मिस्टर मॉरिसन। मयंक ने बेहद भावुक आवाज में फोन पर बात की, जिसे वह काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता है कि आप मेरी मां को बहुत लंबे समय से जानते हैं। जानता हूं, न्यूयॉर्क से मॉरिसन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। मयंक, तुम्हारी मां और मैंने मिलकर उस कंपनी की नींव रखी थी, जिसे आज मॉरिसन इंटरनेशनल होल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। हम पार्टनर्स थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। कमला की आवाज आखिरकार फूट पड़ी। जेम्स, प्लीज ऐसा मत कहो। क्यों कमला? मॉरिसन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उनका लहजा अब सख्त हो चला था। क्या तुम अपने बेटे को सच नहीं बताओगी? क्या उसे यह नहीं बताओगी कि तुम एक रात प्रोजेक्ट एटलस के सारे जरूरी दस्तावेज लेकर अचानक गायब हो गई थीं और उसके बाद मुझे कभी तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला? मैनेजर सक्सेना, जो मयंक की असाधारण काबिलियत देखकर सदमे में खड़ा था, आखिरकार होश में आया। प्रोजेक्ट एटलस? सिंघानिया साहब, यह तो उसी प्रोजेक्ट का नाम है जिसकी डील हम मॉरिसन इंटरनेशनल के साथ करने जा रहे हैं। सिंघानिया तुरंत मयंक के पास आए और उसके हाथ से वह पुरानी तस्वीर ले ली। उन्होंने बेहद ध्यान से उस तस्वीर को देखा। फिर उसने विस्मय और समझदारी के मिले जुले भाव से कमला की ओर देखा। श्रीमती शर्मा, उसने धीरे से कहा, आपने उस तकनीक को विकसित किया है जिसे सिंघानिया इंटरनेशनल हमारे जरिए लाइसेंस कराना चाहती है। कमला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके गालों से आंसू लगातार बहने लगे। वह जवान थीं, बेहद समझदार थीं, नासमझ थीं। तुम नासमझ नहीं थीं। सिंघानिया फोन पर चिल्लाया। तुम एक जीनियस थीं। तुम्हारे एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम ने पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि पिछले 20 सालों में तुम्हारे इस काम ने कितने मिलियन डॉलर कमाए हैं? मयंक को लगा जैसे उसके पैर तले जमीन खिसक गई हो। मां, आपने इतनी बड़ी चीज बनाई थी, आपने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? कमला ने अपनी आंखें खोलीं और अपने बेटे की तरफ प्यार और दर्द के ऐसे मिले जुले भाव से देखा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का दिल दहला दिया। क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, मेरे बच्चे। क्योंकि कॉर्पोरेट की यह दुनिया बहुत बेरहम है और मैंने बहुत बड़ी गलतियां की थीं। किस तरह की गलतियां? मल्होत्रा ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर पूछा। उसने दस्तावेज चुराए थे, सिंघानिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। एक रात कमला ने सारे ब्लूप्रिंट, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्ट्रैक्ट उठाए और गायब हो गई। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, लाखों के कर्ज में छोड़ दिया और मेरी कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। यह सच नहीं है। कमला पिछले 12 सालों में पहली बार चिल्लाई। उनकी आवाज की ताकत ने सबको चौंका दिया। जयवर्धन, तुम जानते हो कि यह सच नहीं है। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह बेहद तनावपूर्ण और बेचैन कर देने वाला था। तो फिर हमें सच बताओ। मां, मयंक ने कहा। उसकी आवाज गुस्से और बेबसी के बीच कांप रही थी। हमें बताओ कि असल में क्या हुआ था। कमला ने दफ्तर में चारों तरफ देखा। सभी कर्मचारी अभी भी वहीं खड़े थे और ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा हो। मल्होत्रा ने अनजाने में अपनी सारी मीटिंग्स रद्द कर दी थीं। यहां तक कि सुरक्षाकर्मी भी बात सुनने के लिए पास आ गए थे। जयवर्धन, कमला सीधे स्पीकर फोन पर बोली, इन्हें बताओ कि मैं असल में क्यों गई थी। इन्हें बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। कमला, ऐसा मत करो,
सिंघानिया ने चेतावनी दी। इन्हें बताओ, वह चिल्लाईं। उनकी आवाज पूरे दफ्तर में गूंज उठी। इन्हें बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपने बच्चे और अपने करियर में से किसी एक को चुनना होगा। इन शब्दों का असर किसी धमाके जैसा था। मयंक लड़खड़ा गया और खुद को गिरने से बचाने के लिए डेस्क को पकड़ लिया। गर्भवती, उसने फुसफुसाया। कमला उसकी तरफ घूमी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ गर्भवती थी और तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि एक बच्चा सब कुछ बर्बाद कर देगा। हमें उसे गोद दे देना चाहिए या फिर मुझे हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। सिंघानिया लाइन पर बिल्कुल खामोश रहा। इसलिए मैं चली गई। कमला ने अपनी आवाज को और मजबूत करते हुए आगे कहा, मैं दस्तावेज अपने साथ ले गई क्योंकि कानूनी तौर पर उन पर मेरा भी उतना ही हक था जितना उसका। हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी बनाया था उसकी आधी हिस्सेदार मैं थी। लेकिन लड़ने के बजाय, अपना हक मांगने के बजाय, मैंने तुम्हारी शांति से परवरिश करने के लिए गायब होने का फैसला किया। मयंक एक कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। सिंघानिया इंटरनेशनल होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा तुम्हारा भी है। था, कमला ने सुधारा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मेरे बच्चे। मैंने गुमनाम रहना पसंद किया। मैंने दफ्तरों में झाड़ू पोछा करना पसंद किया। मुझे हर दिन जलील होना मंजूर था, लेकिन पैसों के लिए लड़ना मंजूर नहीं था, क्योंकि उस वक्त तुम्हें एक मां की जरूरत थी। कमला। आखिरकार सिंघानिया की आवाज वापस आई, लेकिन अब वह बदली हुई और टूटी हुई लग रही थी। मैं नहीं जानता था कि। क्या नहीं जानते थे? कमला ने बीच में ही टोक दिया। क्या तुम नहीं जानते थे कि मैंने अपने बेटे की परवरिश के लिए इतनी बड़ी दौलत छोड़ दी थी? क्या तुम नहीं जानते थे कि पिछले 20 सालों से मैं उसके स्कूल कॉलेज की फीस भरने के लिए सुबह से शाम तक हार्ड थोड़ मेहनत कर रही हूं? हमारा बेटा, सिंघानिया मुंबई से चिल्लाया। इसके बाद जो सन्नाटा पसरा वह पूरी तरह से स्तब्ध कर देने वाला था। यहां तक कि एयर कंडीशनर की आवाज भी नहीं आ रही थी। मयंक ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और अपनी मां को ऐसी आंखों से देखा जो सिर्फ 10 मिनट में 10 साल बूढ़ी हो गई थी। सिंघानिया मेरे। वह अपना सवाल पूरा नहीं कर पाया। कमला ने सिर हिलाया। उनकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। जयवर्धन सिंघानिया तुम्हारे पिता हैं। मयंक। इस खुलासे ने दफ्तर में किसी परमाणु बम की तरह विस्फोट किया। कर्मचारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए तो कुछ इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करने के लिए अपने फोन निकालने लगे। मल्होत्रा पूरी तरह से भौचक्का होकर अपनी एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठ गया। यह नामुमकिन है, सिंघानिया मुंबई से बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, क्या तुम वहां हो? मयंक ने फोन की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई जहरीला सांप हो। आपने मेरी मां को तब छोड़ दिया जब आपको पता चला कि वह गर्भवती थी। मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें जन्म देने का फैसला किया था। सिंघानिया ने बेबसी से जवाब दिया। मुझे लगा उसने चुन लिया था। मुझे लगा उसने तय कर लिया था कि। क्या तय कर लिया था? मयंक ऐसे गुस्से के साथ उठ खड़ा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उसे लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं आऊंगा। मयंक, मैं जवान था, महत्वाकांक्षी था, एक नंबर का बेवकूफ था। सिंघानिया ने मिन्नत की। मुझे लगा कि एक बच्चा हमारे करियर के सपनों को बर्बाद कर देगा। तुम्हारे सपनों को, कमला ने ठंडे स्वर में सुधारा। तुम्हें कभी मेरे सपनों की परवाह नहीं थी। मयंक खिड़की की तरफ बढ़ा जहां से पूरा शहर दिख रहा था। नीचे सड़कों पर हजारों लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए चल रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि इस इमारत की 18वीं मंजिल पर एक ऐसा नाटक चल रहा था जो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। मिस्टर सिंघानिया, मयंक बिना मुड़े बोला, आपने आज लाखों का कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए फोन किया था। हाँ, लेकिन अब वह मायने नहीं रखता। मयंक, अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि। मयंक ने फोन की तरफ घूमते हुए उसकी बात बीच में ही काट दी। कॉन्ट्रैक्ट मायने रखता है, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। मल्होत्रा उत्सुकता से आगे की ओर झुका। तुम्हारा क्या मतलब है? मयंक ने डेस्क पर पड़ी प्रोजेक्ट एटलस की फाइल उठाई। जिस एल्गोरिदम को सिंघानिया इंटरनेशनल अटलांटिक ग्लोबल के जरिए लाइसेंस करना चाहती है, वह मेरी मां का 20 साल पुराना काम है। बिल्कुल सही, सिंघानिया ने हामी भरी। लेकिन मेरी मां ने कभी भी उस तकनीक पर अपने अधिकार छोड़ने के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मयंक ने अपनी आवाज को और अधिक ठंडा तथा नपा
तुला बनाते हुए बात जारी रखी। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर सिंघानिया इंटरनेशनल पिछले 2 दशकों से एक ऐसी तकनीक से लाखों डॉलर कमा रही है जो पूरी तरह से उनकी नहीं है। वहां पूरी तरह सन्नाटा छाने हैं। वाई गया। मयंक बिल्कुल सही कह रहा है। मल्होत्रा पागलों की तरह दस्तावेजों को खंगालते हुए बुदबुदाया। अगर कमला शर्मा को फाउंडर थीं और उन्होंने कभी औपचारिक रूप से अपने अधिकार नहीं छोड़े तो हे भगवान, यह इस सदी का सबसे बड़ा कानूनी मामला बन सकता है। मयंक फोन के करीब गया। उसकी आवाज अब पूरी तरह से काबू में थी, बर्फ जैसी ठंडी। मिस्टर सिंघानिया। पापा, मेरे पास आपके लिए एक नया प्रस्ताव है। मैं सुन रहा हूं, सिंघानिया ने कौंपती हुई आवाज में जवाब दिया। मेरी मां सिंघानिया इंटरनेशनल होल्डिंग्स पर पिछले 20 सालों की रॉयल्टी न देने का मुकदमा ठोकेंगी। मेरे हिसाब से ब्याज और हर्जाने को मिलाकर हम लगभग 50 करोड़ डॉलर की बात कर रहे हैं। तमाशा देख रहे कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। मल्होत्रा ने खुद को संभालने के लिए डेस्क को कसकर पकड़ लिया। मयंक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, सिंघानिया ने कहना शुरू किया। या फिर क्या? मयंक ने उसकी बात काटी। आप मुझे फिर से छोड़ देंगे? फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं कौन हूं और मेरी क्या कीमत है, और मेरी मां भी यह जानती हैं। कमला गर्व और घबराहट के मिले जुले भाव से अपने बेटे को देख रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है। मयंक उनके पास गया और उनके हाथ थाम लिए, वही हाथ जिन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए 12 सालों तक दफ्तरों में झाड़ू पोछा किया था। मां, पिछले 20 सालों से आप इस दुनिया के लिए घूमनाम रही हैं। अब समय आ गया है कि यह दुनिया आपको देखे। वह मल्होत्रा की तरफ घूमा। मिस्टर मल्होत्रा, आप इस समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं या समस्या का? मल्होत्रा ने उसे तारीफ और डर की मिली जुली निगाहों से देखा। तुम्हारा क्या सुझाव है? बहुत सीधा है। अटलांटिक ग्लोबल सिंघानिया इंटरनेशनल के खिलाफ इस मुकदमे में मेरी मां का कानूनी प्रतिनिधित्व करेगी। बदले में जब हम जीतेंगे तो मेरी मां इस कंपनी में माइनॉरिटी पार्टनर बनेंगी और मैं यहां टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। मयंक, सिंघानिया मुंबई से चिल्लाया। तुम वह सब कुछ तबाह नहीं कर सकते जो मैंने खड़ा किया है। मयंक पूरे दिन में पहली बार मुस्कुराया, लेकिन वह कोई खुशी वाली मुस्कान नहीं थी। वह किसी ऐसे शख्स की सर्द मुस्कान थी जिसे अभी अभी अपनी असली ताकत का एहसास हुआ हो। पापा, उसने इस शब्द को ऐसे कहा जैसे मुंह से जहर उगल रहा हो। आपने 20 साल पहले हमारे परिवार को तबाह कर दिया था। अब कुछ नया खड़ा करने की मेरी बारी है। और फिर खुद सहित सबको हैरान करते हुए मयंक ने फोन काट दिया। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह कान फाड़ देने वाला था, जब तक कि कमला हंसने नहीं लगी। वह कोई पागलों वाली हंसी नहीं थी, बल्कि बंदिशों से आजाद करने वाली हंसी थी। एक ऐसी हंसी जो 20 साल के अपमान के बाद आखिरकार अपना सम्मान वापस पाने पर निकलती है। मेरे बच्चे, उन्होंने हौंसते और रोते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने जंग का ऐलान कर दिया है। मयंक ने उन्हें गले लगा लिया। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके पास न केवल अपनी बल्कि अपनी मां की तकदीर बदलने की भी ताकत है। मां, उसने उनके कान में फुसफुसाया, जंग तो शुरू हो चुकी है, अब हमें इसे जीतना है। लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि जयवर्धन सिंघानिया ने मुंबई में पहले ही फोन रख दिया था और एक दूसरा नंबर मिला रहा था। एक ऐसा नंबर जिसकी उम्मीद मयंक को कभी नहीं रही होगी। और जिस शख्स ने वह फोन उठाया उसके पास पूरे खेल को एक बार फिर पलटने की ताकत थी। मयंक के फोन काटने के ठीक 3 मिनट बाद ऑफिस का फोन फिर से बज उठा। इस बार उसे उठाने के लिए कोई अपनी जगह से नहीं हिला। अटलांटिक ग्लोबल की हवा में तैरते हुए उस तनावपूर्ण सन्नाटे के बीच वह आवाज किसी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मयंक ने अपनी मां की तरफ देखा, जो अभी भी उसकी बाहों में कांप रही थीं। कमला ने रोना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी डर और उम्मीद की एक ऐसी चमक से भरी थीं जो दिल को चीर देती थी। फोन मत उठाओ, कमला फुसफुसाई। जयवर्धन जब गुस्से में होता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन मल्होत्रा पहले ही फोन उठा चुका था। सिंघानिया, नहीं मिस्टर मल्होत्रा। स्पीकर से जो आवाज आई वह एक युवती की थी जो बेहद सलीके से बोल रही थी। मैं ईशा मल्होत्रा हूं, आपकी बेटी। विक्रम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ईशा, तुम ऑफिस में फोन क्यों कर रही हो? तुम्हें यह नंबर कहां से मिला? पापा, मैं जो कहने जा रही हूं उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। ईशा ने उसके सवालों को नजरअंदाज करना जारी रखा। मैं यहाँ मुंबई में हूँ, जयेश मेहरा के दफ्तर में, और उन्होंने मुझे अभी अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाई है।
एक करुणा शर्मा और उनके बेटे मयंक के बारे में। यह सुनकर करुणा ने अपना मुंह हाथों से ढौंक लिया। उनकी आंखें खौफ से भर गईं। नहीं नहीं नहीं, ईशा, तुम आखिर मुंबई में क्या कर रही हो? सिंघानिया दहाड़ा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर की थरथराहट थी। पापा, आप बैठ जाइए, इसे सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा। वहां मौजूद सभी कर्मचारी जो इस नज़ारे को देख रहे थे और पास आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चुंबक उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। जहां उनकी आंखों के सामने यह पूरा नाटक चल रहा था। 6 महीने पहले ईशा ने अपनी साफ और नपी तुली आवाज में बोलना शुरू किया। जब अटलांटिक कॉरपोरेशन वित्तीय संकट से जूझने लगा था, तब आपने मुझसे कहा था कि आपको एक चमत्कारी निवेशक मिल गया है जो हमें बचा सकता है। मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स के जयेश मेहरा। हाँ, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वह मिल गए, सिंघानिया ने जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी सच्चा नहीं लग रहा था। लेकिन जो बात आपने मुझे नहीं बताई पापा, वो यह थी कि मेहरा हमारे यहाँ निवेश नहीं करना चाहते थे। वह पूरी कंपनी को खरीदना चाहते थे और आपने उनसे वादा कर दिया था कि आप दूसरे साझीदारों और मुझसे बिना कोई सलाह मशविरा किए गुपचुप तरीके से इसे उन्हें बेच देंगे। मयंक को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। सिंघानिया साहब, विजय ने मयंक से अपनी नजरें चुरा लीं। ईशा, यह मेरे और मेहरा के बीच की एक निजी बातचीत है, एक ऐसी बातचीत जिसमें सैकड़ों परिवारों की आजीविका को बेचना शामिल था। ईशा ने बीच में ही टोकते हुए अपनी आवाज को ऊंचा किया। पापा, मेहरा ने मुझे सारे दस्तावेज दिखाए हैं। आप अगले हफ्ते ही अटलांटिक कॉरपोरेशन को बंद करने वाले थे और सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले थे। कर्मचारियों की कानाफूसी अब गुस्से और आक्रोश की आवाजों में बदल गई। राजेश गुप्ता, जो अपनी सरेआम बेइज्जती के बाद से चुपचाप खड़ा था, गुस्से से लाल चेहरे के साथ मेज के पास आया। सिंघानिया साहब, क्या यह सच है? गुप्ता ने कड़े शब्दों में पूछा। ईशा, यह सब बात करने का न तो यह सही समय है और न ही यह सही जगह है, सिंघानिया ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा। जब बात लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की हो तो समय और जगह नहीं देखी जाती। मयंक चिल्लाया। उसे अपने अंदर एक ऐसा गुस्सा महसूस हो रहा था जिसके होने का उसे अंदाजा तक नहीं था। आप जानते थे कि हमारी नौकरियां जाने वाली हैं, फिर भी आपने मेरी मां को इस तरह बेइज्जत होने दिया। करुणा मयंक की बाहों से खुद को छुड़ाकर धीरे धीरे सिंघानिया की तरफ बढ़ने लगी। जब वह बोली तो उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। विजय, 12 सालों में पहली बार उन्होंने उसका नाम लेकर पुकारा था। तुम जानते थे कि मेहरा ही मयंक का पिता है जब तुम दोनों ने इस सौदे की साजिश रची थी। उसने करुणा की तरफ एक घिरे हुए जानवर की तरह देखा। करुणा, मैं, जवाब दो। करुणा इतनी ताकत से चिल्लाई कि खिड़कियों के शीशे तक थरथरा उठे। जवाब दो, क्या तुम जानते थे कि जो आदमी इस कंपनी को खरीदने जा रहा था वही इंसान है जिसने 20 साल पहले मुझे गर्भवती हालत में छोड़ दिया था? इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह इतना गहरा था कि लोगों के दिलों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। हाँ, आखिरकार सिंघानिया फुसफुसाया। हाँ, मैं जानता था। यह सच कबूल करते ही पूरे दफ्तर में जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। कर्मचारी चिल्लाने लगे, कुछ रोने लगे तो कुछ कोसने लगे। करुणा इस तरह लड़खड़ा गई जैसे उन पर कोई शारीरिक वार किया गया हो। पापा, ईशा ने मुंबई से अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज अब गहरे दर्द से भरी हुई थी। मेहरा ने मुझे बताया कि आप पूरी सच्चाई जानते थे। जब उन्होंने आपके सामने कंपनी खरीदने का प्रस्ताव रखा तो आपने उनसे कहा था कि करुणा से अपने यहाँ काम करवाना बड़ा मजेदार होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि असली मालिक कौन है। मयंक को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ बेहद गहरा और आदिम था। यह अपनी मां को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उन्हीं लोगों द्वारा ठगे जाते देखने का दर्द था जिनके पास उनकी हिफाजत करने की ताकत थी। मजेदार, मयंक ने इस शब्द को दोहराया। उसकी आवाज मौत जैसी शांत फुसफुसाहट बनकर रह गई। आपको यह बड़ा मजेदार लगा कि मेरी मां हर रोज उस आदमी के सामने जलील हो जिसने उसे बेसहारा छोड़ दिया था। सिंघानिया पीछे हटा, लेकिन मयंक उसकी तरफ बढ़ता रहा। आपने महीनों तक मेरी मां की जिंदगी को एक क्रूर मजाक बनाकर रख दिया। आप अच्छी तरह जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं। मयंक, तुम्हें समझना होगा कि कारोबार में कभी कभी व्यापारिक फैसले। कारोबार, मयंक दहाड़ा और उसने मेज पर इतनी जोर से हाथ मारा कि वहां रखे सारे दस्तावेज हवा में उछल गए। यह कोई कारोबार नहीं था, यह सरासर प्रताड़ना थी। करुणा धीरे धीरे
अपने बेटे के पास आईं और उसके हाथ पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया। जब वह बोली तो उनकी आवाज में वह आत्मसम्मान और गरिमा झलक रही थी जिसे पिछले 20 सालों से दबाकर रखा गया था। सुनिए, उन्होंने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी टकटकी लगाए सब देख रहे थे। 12 सालों से आप सब मुझे इन दफ्तरों में साफ सफाई करते देख रहे हैं। आपने मुझे एक अदृश्य साया बने देखा है। आप लोगों ने मुझे हर जिल्लत सहते देखा है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मेरी हैसियत एक इंसान से भी कम थी। कर्मचारियों ने अपने सिर झुका लिए, कुछ की आंखों में आंसू थे। लेकिन जो बात आप लोग नहीं जानते थे, करुणा ने अपनी बात जारी रखी और हर एक शब्द के साथ उनकी आवाज की ताकत और बढ़ती गई। वो यह है कि इन दफ्तरों को साफ करने के लिए मैंने जिस भी रसायन का इस्तेमाल किया, इस जगह को चमकाने के लिए जो भी फॉर्मूला लगाया और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जिस भी प्रक्रिया को सुधारा, वह सारा ज्ञान मुझे तब मिला था जब मैं अपनी पीढ़ी की सबसे शानदार औद्योगिक रसायन विज्ञानियों में से एक हुआ करती थी। यह सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर रात जब मयंक रिसेप्शन डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करता था, तब मैं सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं कर रही होती थी। मैं हर चीज का विश्लेषण करती थी, हर चीज को बारीकी से देखती थी और मैं अच्छी तरह समझती थी कि इस कंपनी की हर एक प्रक्रिया कैसे काम करती है, क्योंकि मेरा दिमाग कभी भी उस वैज्ञानिक की सोच से अलग नहीं हुआ जो मैं कभी थी। ईशा ने मुंबई से अपनी बात को वैसे ही आगे बढ़ाया जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही हो। करुणा आंटी, मेहरा ने मुझे आपके असली पेटेंट दिखाए हैं। आपने न केवल ऊर्जा अनुकूलन का एल्गोरिदम तैयार किया था, बल्कि 17 अलग अलग ऐसी प्रक्रियाओं का विकास किया था जिन्होंने 3 पूरे उद्योगों में क्रांति ला दी। करुणा आज के दिन पहली बार मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं बल्कि एक असीम शक्ति का एहसास था। और वे सभी प्रक्रियाएं कानूनी तौर पर आज भी मेरी ही संपत्ति हैं, क्योंकि मैंने कभी भी अपने अधिकार किसी को नहीं सौंपे। मैंने कभी किसी ट्रांसफर पेपर पर दस्तखत नहीं किए। तुम क्या कह रही हो? सिंघानिया ने पूछा, हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वह जवाब पहले से ही जानता था। मयंक ने अपनी मां का हाथ थाम लिया और सालों के दिखावटी अपमान के नीचे दबी उस असली ताकत को उसने पहली बार महसूस किया। वह यह कह रही हैं, मयंक ने जवाब दिया, कि मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स और सीधे तौर पर आप भी, सिंघानिया साहब, पिछले 2 दशकों से हमारी पेटेंट कराई हुई तकनीक का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात भी है, ईशा ने मुंबई से जोड़ते हुए कहा। करुणा आंटी, मेहरा के पास प्रोजेक्ट एटलस के सारे मूल दस्तावेज मौजूद हैं और यहाँ बैठे वकीलों के साथ मैंने जो भी जांच पड़ताल की है, उसके मुताबिक आपके पास न केवल रॉयल्टी पाने का हक है, बल्कि मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स के पूर्ण मालिकाना हक पर भी आपका पूरा कानूनी अधिकार है। यह खुलासा किसी जबरदस्त भूकंप की तरह था। कानाफूसी कर रहे कर्मचारी भी एकदम सन्न रह गए। पूर्ण मालिकाना हक, करुणा फुसफुसाई। हाँ, ईशा ने पुष्टि की। मेहरा ने कानूनी तौर पर कभी भी इस कंपनी को सिर्फ अपने नाम पर दर्ज नहीं कराया था। कंपनी के गठन से जुड़े सारे दस्तावेजों में आज भी करुणा शर्मा का नाम बराबर के अधिकारों वाली सह संस्थापक के रूप में दर्ज है। कानूनी तौर पर मेहरा पिछले 20 सालों से आपकी मंजूरी के बिना आपकी कंपनी चला रहा है। करुणा जो कुछ भी सुन रही थी, उसकी गहराई और गंभीरता को सह न पाने के कारण एक कुर्सी पर ढहसी गई। इसका मतलब यह हुआ, मयंक ने तेजी से हिसाब लगाया, कि मेरी मां न केवल मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स के आधे हिस्से की मालकिन है, बल्कि मेहरा पर उनका पिछले 20 सालों का बिना दिया गया कार्यकारी वेतन भी बकाया है। बिल्कुल सही, ईशा ने इस बात की पुष्टि की। हम लगभग $800 मिलियन की बात कर रहे हैं। यह रकम दफ्तर में किसी आखिरी अदालती फैसले की तरह गूंजी। $800 मिलियन। करुणा शर्मा, वह महिला जो यहाँ घंटों के हिसाब से दफ्तरों में पोछा लगाया करती थी, तकनीकी तौर पर देश की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन चुकी थी। लेकिन एक समस्या है, ईशा ने बात जारी रखी और उसकी आवाज अब और गंभीर हो गई। मेहरा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और उसके पास इतने साधन हैं कि वह इस कानूनी लड़ाई को दशकों तक खींच सकता है। मयंक ने अपनी मां की तरफ देखा जो अभी भी सदमे में थी, फिर सिंघानिया की तरफ देखा जो महज 10 मिनट के भीतर 10 साल बूढ़ा लग रहा था। वह क्या चाहता है? मयंक ने पूछा। मेहरा एक समझौता करना चाहता है। वह कंपनी के 50% हिस्से पर करुणा आंटी के अधिकार को स्वीकार कर लेगा।
लेकिन इसके बदले में करुणा आंटी को एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें वह हर्जाने या पिछले बकाए वेतन के किसी भी दावे को छोड़ देंगी। वह कुल कितनी रकम होगी? करुणा ने कांपती आवाज में पूछा। $400 मिलियन, ईशा ने जवाब दिया। तुरंत, आज ही बैंक ट्रांसफर के जरिए। करुणा ने मयंक की ओर बेबसी भरी नजरों से देखा। बेटा, हम क्या करें? इससे पहले कि मयंक कोई जवाब दे पाता, राजेश गुप्ता फोन के स्पीकर के पास आ गया। ईशा, मैं राजेश गुप्ता बोल रहा हूं, ऑपरेशंस मैनेजर, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। हमारा क्या होगा? अगर आपके पिता ने यह कंपनी बेच दी तो अटलांटिक कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का क्या होगा? ईशा की गहरी सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दी। गुप्ता साहब, मेहरा अटलांटिक कॉरपोरेशन को पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रहे हैं। अगले हफ्ते आप सभी की नौकरी चली जाएगी। पूरे दफ्तर में निराशा और हताशा की चीखें गूंज उठीं। वे कर्मचारी जिनके सिर पर परिवार की जिम्मेदारी थी, होम लोन की किस्तें थीं, बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, अचानक रातों रात बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े हो गए थे। मयंक ने अपने चारों ओर देखा। उन लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था जिन्होंने उसे एक अदृश्य सफाई कर्मचारी के बेटे से एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य की दौलत के वारिस बनते अपनी आंखों से देखा था। और ठीक उसी पल मयंक शर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न केवल उसकी और उसकी मां की जिंदगी बदल दी, बल्कि उस कमरे में मौजूद हर एक इंसान की तकदीर बदल दी। ईशा, उसने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, मेहरा से कह दो कि मेरी मां इस समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक अतिरिक्त शर्त है। कैसी शर्त? ईशा ने पूछा। मयंक ने सीधे विजय सिंघानिया की आंखों में देखा, फिर राजेश गुप्ता की तरफ और फिर एक एक करके उन सभी कर्मचारियों की तरफ देखा जिन्होंने सालों तक उसकी मां को नीचा दिखाया था और जो अब उस फैसले पर टिके थे जो वह लेने जा रहा था। मेरी मां मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स के अपने हिस्से से तुरंत अटलांटिक कॉरपोरेशन को खरीद लेंगी। कल्याणी ने फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। मिहिर, और जब मैं इसकी मालकिन बनूंगी, मिहिर ने अपनी बात जारी रखी, मैं नया C.IG.O बनने जा रहा हूं और मेरा पहला प्रशासनिक फैसला बेहद सीधा और साफ होगा। दफ्तर में सन्नाटा इस कदर पसर गया था कि 18 मंजिल नीचे सड़क पर रेंगते ट्रैफिक का शोर भी साफ सुना जा सकता था। मिस्टर गुप्ता, मिहिर सीधे उस आदमी की तरफ मुड़ा जिसने कुछ ही घंटे पहले उसकी मां को सरेआम बेइज्जत किया था। आपको नौकरी से निकाला जाता है। इसी वक्त तुरंत प्रभाव से सुरक्षाकर्मी आपको इमारत से बाहर छोड़ देंगे। गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया। मिहिर, मैं तो बस ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रहा था, वही आदेश जिनका पालन आपने तब किया था जब मेरी मां को सबके सामने नीचा दिखाने का फैसला किया गया था। मिहिर ने इतनी बर्फीली आवाज में जवाब दिया कि वहां खड़े कई कर्मचारियों के बदन में सिहरन दौड़ गई। और मिस्टर वर्मा, आपको भी गद्दारी, साजिश रचने और मेरे परिवार की तकलीफों को अपने मनोरंजन का जरिया बनाने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है। वर्मा कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मिहिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं यह पहले ही कर चुका हूं, मिहिर ने सपाट लहजे में कहा। सुरक्षाकर्मी अभी ऊपर आ रहे हैं। और सचमुच जैसे मिहिर ने किसी सैन्य योजना की तरह हर एक कदम को पहले से ही तय कर रखा था, लिफ्ट के दरवाजे खुले और 3 सुरक्षा गार्ड दफ्तर के अंदर दाखिल हुए। मिस्टर वर्मा और मिस्टर गुप्ता को इस इमारत से बाहर निकालिए। मिहिर ने ऐसे रसूख और अधिकार के साथ हुक्म दिया कि किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जिन 2 आदमियों ने सालों तक कल्याणी की जिंदगी को अपनी उंगलियों पर नचाया था, जब उन्हें अपराधियों की तरह बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, तब कल्याणी धीरे से अपनी सीट से खड़ी हुई। उसने फोन की तरफ देखते हुए कहा, एकता, मूर्ति से कह दो कि मुझे यह सौदा मंजूर है, लेकिन मुझे आधी रात से पहले सारे दस्तखत किए हुए कागजात चाहिए। कल्याणी, एकता ने फोन के दूसरी तरफ से जवाब दिया, एक और बात है जो तुम्हें जाननी बेहद जरूरी है। मूर्ति मुंबई में अकेला नहीं है। वह अपने वकीलों को तो लाया ही है, लेकिन उसके साथ कोई और भी आया है, कोई ऐसा जो दावा करता है कि वह तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। कल्याणी के माथे पर बल पड़ गए। कौन है वह? तुम्हारी बहन प्रेरणा शर्मा। कल्याणी के कदमों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। यह नामुमकिन है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। प्रेरणा की तो 15 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। नहीं कल्याणी, प्रेरणा इस पूरे वक्त मूर्ति के लिए ही काम कर रही थी। उसी ने मूर्ति को बताया था कि तुम कहां छिपी हो। इस आखिरी खुलासे ने कल्याणी पर किसी सुनामी की तरह वार किया।
वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि मिहिर ने उसे थाम लिया, लेकिन उन दोनों मिहिर में इसने कल्याणी पर किसी सुनामी की तरह वार किया। में से कोई भी यह नहीं जानता था कि प्रेरणा शर्मा मुंबई अकेली नहीं आई थी, और जो शख्स उसके साथ था उसके पास ऐसी जानकारियां थीं जो पिछले 30 मिनटों में मिहिर के बनाए पूरे साम्राज्य को पल भर में मटियामेट कर सकती थीं। कल्याणी शर्मा पूरी तरह टूटकर मिहिर की बाहों में ढह गई। यह कोई मामूली बेहोशी नहीं थी, बल्कि उससे भी बदतर कुछ था। यह उस औरत का पूरी तरह टूट जाना था जिसे अभी अभी पता चला था कि अपनी बहन की मौत पर 15 सालों तक बहाए गए उसके आंसू एक क्रूर फरेब के सिवा कुछ नहीं थे। प्रेरणा जिंदा है, कल्याणी ने टूटे हुए कांच जैसी बिखरी आवाज में फुसफुसाया। प्रेरणा इस पूरे समय जिंदा रही है, एकता ने मुंबई से बेहद धीमे स्वर में कहा, जो इस भयानक सच के सामने बहुत ही अजीब लग रहा था। कल्याणी, प्रेरणा यहाँ मेरे पास ही खड़ी है। मूर्ति का कहना है कि वह सालों से तुम्हें ढूंढने में उसकी मदद कर रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है। मिहिर ने महसूस किया कि उसकी माँ उसकी बाहों में बेकाबू होकर कांप रही थी। दफ्तर में मौजूद बाकी कर्मचारी एकदम हक्के बक्के रह गए थे। वे एक ऐसे पारिवारिक ड्रामे के गवाह बन रहे थे जो टीवी के किसी भी मशहूर सीरियल से कहीं ज्यादा सनसनीखेज था। नहीं, कल्याणी ने अपने भीतर की गहराइयों से ताकत जुटाते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं कल्याणी, अभी बात करनी होगी। स्पीकर से एक नई आवाज गूंजी, एक उम्रदराज औरत की आवाज जिसमें कल्याणी जैसी ही खनक थी, पर सालों के गहरे राज ने उसे पथरीला बना दिया था। दीदी, मैं जानती हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। 15 साल बाद प्रेरणा की आवाज सुनने का झटका किसी बिजली के कड़कड़ाते झटके जैसा था। कल्याणी झटके से सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में प्यार, धोखे और गुस्से का ऐसा सैलाब उमड़ आया जिसे मिहिर ने आज तक कभी नहीं देखा था। सच? कल्याणी जोर से हंसी, पर वह एक कड़वाहट और गहरे दर्द से भरी हंसी थी। प्रेरणा, कौन सा सच? यह सच कि तुमने अपनी झूठी मौत का नाटक रचा? यह सच कि तुमने मुझे 15 साल तक अपनी खाली कब्र के पास बैठकर आंसू बहाने के लिए बेसहारा छोड़ दिया? कल्याणी, क्या ऐसा नहीं था? तो बताओ मुझे। कल्याणी इस कदर चिल्लाई कि दफ्तर की कांच की खिड़कियां तक थरथरा उठीं। बताओ मुझे कि क्या हुआ था। मुझे बताओ कि क्यों मेरी अपनी सगी बहन ने, जो मूर्ति के मुझे अकेला छोड़ जाने के बाद मेरा इकलौता सहारा बची थी, इस तरह अचानक गायब होकर मुझे बिल्कुल बेसहारा छोड़ देने का फैसला किया। मिहिर अपनी मां को हैरानी और डर के मिले जुले भावों से देख रहा था। बरसों की जबरन खामोशी को तोड़कर बाहर आ रही यह ताकतवर औरत, यह झांसी की रानी जैसी वीरांगना, कोई ऐसी शख्सियत थी जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। प्रेरणा ने जवाब देने से पहले कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी अख्तियार कर ली, क्योंकि मूर्ति ने मुझे वह चीज देने का वादा किया था जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती थी। क्या? कल्याणी ने पूछा, हालांकि उसके कांपते स्वर से साफ था कि वह इस जवाब से अंदर ही अंदर डर रही थी। इंतकाम, प्रेरणा ने बेहद ठंडे लहजे में जवाब दिया। उस बहन से बदला जो हमेशा मुझसे ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा कामयाब और हमारे माम बाप की लाडली रही। कल्याणी शर्मा से बदला वह महान हस्ती जो सब कुछ हासिल कर सकती थी, जबकि मुझे एक अदद नौकरी तक के लिए तरसना पड़ता था। उसके बाद पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि मिहिर को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। प्रेरणा, कल्याणी फुसफुसाई, मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। जाहिर है तुम्हें कभी पता नहीं चलना था। प्रेरणा ने और अधिक बेरहमी से अपनी बात जारी रखी। तुम तो खुद को सर्वगुण संपन्न साबित करने में लगी थीं। अपने उस अमीर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने में इतनी मसरूफ थीं कि अपनी बड़ी बहन को कर्ज की दलदल और नाकामियों में डूबते हुए देखने की फुर्सत ही नहीं थी। मिहिर को उस अनजान औरत पर बहुत तेज गुस्सा आया, जो उसकी मां को उसकी आंखों के सामने इस तरह तार तार कर रही थी। श्रीमती जी, आपको कोई हक नहीं है। हक नहीं है, प्रेरणा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। बच्चे, मेरे पास दुनिया का हर हक है, क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारी मां के खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठा कर रही हूं जो उस सब कुछ को पल भर में राख कर सकते हैं जो तुमने अभी हासिल किया है। कल्याणी ने झटके से सिर उठाकर देखा। कैसी जानकारी मूर्ति? प्रेरणा ने आवाज दी। इन्हें जरा वो दस्तावेज दिखाओ। मोहन मूर्ति की आवाज दोबारा फोन पर गूंजी, लेकिन इस बार उसका अंदाज बदला हुआ था, कहीं ज्यादा शातिर और ठंडा। कल्याणी,
प्रेरणा 15 साल पहले मेरे पास एक बेहद दिलचस्प चीज लेकर आई थी। कुछ ऐसा जिसे तुम्हें लगा था कि तुमने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कल्याणी ने पूछा, लेकिन उसके स्वर में साफ तौर पर दहशत घुली हुई थी। प्रोजेक्ट आदित्य के असली दस्तावेज, मूर्ति ने जवाब दिया। वे नकली कॉपियां नहीं जो तुम अपने साथ गायब होने के वक्त ले गई थी, बल्कि असली और मूल दस्तावेज जो यह साबित करते हैं कि इस पूरे काम का 80% हिस्सा मेरी टीम ने तैयार किया था, तुमने नहीं। मिहिर को महसूस हुआ कि उसकी दुनिया एक बार फिर से डगमगाने लगी है। आप ये क्या कह रहे हैं? एकता ने बीच में टोकते हुए कहा। उसका गला उस सच की वजह से रुंधा हुआ था जो वह बताने जा रही थी। मिहिर, जो दस्तावेज प्रेरणा ने 15 साल पहले मूर्ति को सौंपे थे, वे दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट आदित्य की तैयारी में कल्याणी का योगदान सिर्फ 20% ही था। यह सफेद झूठ है। कल्याणी एक बार फिर नए गुस्से के साथ खड़ी होकर चिल्लाई। प्रेरणा, तुम जानती हो कि यह सरासर झूठ है। तुम खुद वहां मौजूद थीं। तुमने खुद मुझे 2 सालों तक दिन रात पागलों की तरह काम करते देखा है। हाँ, मैं वहीं थी। प्रेरणा ने हामी भरी। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने सचमुच कितना काम किया और कितना सिर्फ काम करने का दिखावा किया। कल्याणी, दूसरों के काम का श्रेय खुद लूटने में तुम्हारा कभी कोई मुकाबला नहीं रहा। अरावली कॉरपोरेशन के तमाम कर्मचारी इस पूरे ड्रामे को ऐसे देख रहे थे मानो कोई डरावनी फिल्म चल रही हो। कुछ कर्मचारियों ने तो चुपके से अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया था। मिहिर ने अपनी मां के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में यह तलाशने की कोशिश की कि प्रेरणा की ये बातें केवल एक घिनौना झूठ हैं, लेकिन वहां जो कुछ दिखा उसने मिहिर के होश उड़ा दिए। कल्याणी की आंखों में साफ तौर पर हिचकिचाहट थी, एक अजीब सा पछतावा और गुनाह का भाव था। मां, मिहिर फुसफुसाया, मुझे बताओ कि यह सब झूठ है। कल्याणी ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। मिहिर, चीजें हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब है मां? मिहिर ने पूछा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का कुछ बहुत ही अनमोल हिस्सा हमेशा के लिए टूटकर बिखर रहा हो। इसका मतलब यह है, मोहन मूर्ति ने मुंबई से बात काटते हुए कहा, कि तुम्हारी मां वैसी देवी या मसीहा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। कल्याणी का असली हुनर तो दूसरे शोधकर्ताओं के विचारों को चुराना, उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर करना और फिर उन्हें अपनी खोज बताकर दुनिया के सामने पेश करना था। यह सच नहीं है, कल्याणी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में अब वो पहले जैसी दृढ़ता और दम नहीं रह गया था। अच्छा, ऐसा है? प्रेरणा निर्दयता से हंस पड़ी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लाडले बेटे को डॉ. चंद्रशेखर के बारे में बताऊं? वही शोधकर्ता जिनका पूरा काम चुराकर तुमने अपने वो मशहूर ऊर्जा अनुकूलन एल्गोरिदम तैयार किए थे। मिहिर को लगा मानो उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई हो। मां, कल्याणी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू उसके गालों पर लगातार बहने लगे। डॉ. चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में मेरे गुरु थे। उन्होंने उन एल्गोरिदम का सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जाए। तो आपने उनके लिए वह व्यावसायिक काम पूरा किया? मिहिर ने एक आखिरी डूबती हुई उम्मीद के साथ पूछा। कल्याणी ने आंखें खोलीं और अपने बेटे की तरफ बेहद दर्द और उदासी से देखा। नहीं मेरे बच्चे, मैंने उनका सारा काम अपने कब्जे में ले लिया और जब वे बीमारी की छुट्टी पर थे तब मैंने उसे अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। जब वे वापस आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे पेटेंट मेरे नाम हो चुके थे। मिहिर की पूरी दुनिया एक झटके में तबाह हो गई। जिस मां को उसने जीवन भर पूजा था, जिस मां ने उसके लिए अपना सब कुछ दाम पर लगा दिया था, उसी ने अभी कबूल किया था कि उसने दूसरों की मेहनत और काम की चोरी करके अपना पूरा करियर खड़ा किया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेरणा ने बिना किसी रहम के अपनी बात जारी रखी। क्या तुम जानना चाहते हो कि मूर्ति ने सचमुच कल्याणी का साथ क्यों छोड़ा था? इसलिए नहीं कि वह गर्भवती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों के रिसर्च और शोध चुराकर उन्हें अपना बताकर बेच रही थीं। कल्याणी हार मानकर बेजान सी अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। प्रेरणा, भगवान के लिए बस करो, अब और नहीं, मिहिर ने बीच में टोकते हुए कहा, पर उसका स्वर हैरान करने वाली हद तक शांत था। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं। प्रेरणा को अपने मुंह से निकलने वाले हर एक तीखे शब्द में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। तुम्हारी मां, मिहिर,
कोई जीनियस या प्रतिभावान महिला नहीं थी। वह बस एक बेहद शातिर चोर थी। और जब मूर्ति को इस बात की भनक लगी तो उसने साफ कह दिया कि उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल करे या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो उसने चुपचाप गायब हो जाने का रास्ता चुना। मिहिर ने बात पूरी की। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी की उलझी हुई गुत्थी का हर एक टुकड़ा मिलकर एक बिल्कुल ही नया और भयानक रूप ले चुका था। बिल्कुल सही, लेकिन वह अपने साथ सारे असली कागजात और सबूत भी समेट ले गई, जिसमें उसके इस फरेब के प्रमाण भी शामिल थे, ताकि वह यह पक्का कर सके कि मूर्ति कभी भी उसका पर्दाफाश न कर पाए। मिहिर ने अपनी मां की तरफ देखा, जिसने ग्लानि और शर्म से अपना चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में छिपा लिया था। मां, क्या आप सचमुच इसीलिए दफ्तरों में सफाई का काम करती थीं? वह आपका त्याग नहीं बल्कि आपका प्रायश्चित था। कल्याणी ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और मयंक ने उनकी आंखों में 20 सालों की ग्लानि, शर्म और गहरा पछतावा देखा। शुरुआत में मुझे सचमुच लगा था कि अगर मैं खुद को काफी सजा दूंगी, खुद को इस कदर गुमनाम कर लूंगी, तो शायद किसी तरह अपने किए का गुनाह धो पाऊंगी। और उसके बाद क्या हुआ? मयंक ने पूछा। कल्याणी ने उसकी तरफ बेहद पवित्र और निश्चल प्यार से देखा, जिसमें बरसों के उन रहस्यों और झूठ की कोई मिलावट नहीं थी जिन्होंने इतने समय से उनके रिश्ते को घेर रखा था। उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में आए और तब मेरी वह सजा ही मेरा मकसद बन गई। मैंने हर दिन जो काम किया, जो भी जिल्लत बर्दाश्त की, वह सब तुम्हें एक ऐसी जिंदगी देने के लिए थी जो मेरी किस्मत क्यों बेहतर हो। मयंक ने महसूस किया कि जैसे उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरकार अपनी मां को एक पूरे इंसान के रूप में देख पा रहा था, न तो किसी देवी की तरह और न ही किसी खलनायिका की तरह, बल्कि एक आम इंसान की तरह जिसने अतीत में भयानक गलतियां की थीं और 20 साल उन गलतियों को सुधारने की कोशिश में बिता दिए थे। मयंक फोन पर बोला, प्रतिमा मौसी, आप आखिरकार चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूं कि कल्याणी मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स पर अपने सभी दावों को पूरी तरह से छोड़ दे। प्रतिमा ने जवाब दिया। प्रतिमा ने कहा, मैं चाहती हूं कि वह सरेआम यह बात स्वीकार करे कि प्रोजेक्ट आकाश में उसका योगदान न के बराबर था, और वह मुझे उन 15 सालों के वेतन का पूरा हर्जाना दे जो मुझे तब गंवाना पड़ा जब उसके खड़े किए गए इस घोटाले से बचने के लिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा था। अच्छा, और अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो? मयंक ने पूछा। तो फिर मैं ये सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दूंगी। कल्याणी का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, साथ ही तुम्हारी साख भी मिट्टी में मिल जाएगी, और मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स धोखाधड़ी का मुकदमा ठोक देगी। कल्याणी को जेल भी जाना पड़ सकता है। मयंक ने दफ्तर में चारों तरफ देखा। वहां खड़े कर्मचारी अब बिल्कुल खामोश थे। जो कुछ ही घंटे पहले सुनी गई एक महान और प्रेरणादायक कहानी को ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए देख रहे थे। कितने पैसे चाहिए? मयंक ने आखिरकार पूछा। 400 करोड़ रुपए, प्रतिमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, वह भी तुरंत। मयंक ने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया। अगर उसकी मां मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स से अपने सारे अधिकार छोड़ देती हैं तो वे 3200 करोड़ रुपए गंवा देंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे सब कुछ खो देंगे और शायद कल्याणी को जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन तभी मयंक को कुछ याद आया, कुछ ऐसा जो उसने वर्मा जी के दफ्तर की मेज पर बैठकर सालों तक कानूनी दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए सीखा था। प्रतिमा मौसी, उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। मेरे पास आपके लिए एक जवाबी प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? प्रतिमा ने शक के दायरे में पूछा। मयंक उस अलमारी की तरफ बढ़ा जहां वर्मा जी अपने सबसे गोपनीय दस्तावेज रखते थे। उसे अच्छी तरह पता था कि वह क्या ढूंढ रहा था। जिस राज्य में मेरी मां ने ये गलतियां की थीं, वहां अकादमिक धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की कानूनी समय सीमा यानी स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस सिर्फ 15 साल की होती है। मयंक ने अलमारी से कानून की एक मोटी किताब निकालते हुए घोषणा की, और मेरे हिसाब से मेरी मां ने अपने नाम पर आखिरी पेटेंट ठीक 15 साल और 2 महीने पहले दर्ज कराया था। फोन के दोनों तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। इसका सीधा मतलब यह है, मयंक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कि कानूनी तौर पर अब आप मेरी मां के खिलाफ उन पुराने मामलों को लेकर कोई मुकदमा नहीं चला सकती। कानूनन समय सीमा खत्म हो चुकी है। कल्याणी ने उसे बेहद हैरान होकर देखा। और सबसे जरूरी बात, मयंक ने आगे जोड़ा,
पिछले 20 वर्षों में बदले बौद्धिक संपदा कानूनों के अनुसार पिछले किसी भी शोध से विकसित किया गया कोई भी काम 20 साल तक सफल व्यावसायिक उपयोग के बाद कानूनी रूप से उसे विकसित करने वाले की वैध संपत्ति बन जाता है। मेहरा आखिरकार बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या कह रहे हो? मयंक मुस्कुराया और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे खुद पर वैसा ही गर्व महसूस हुआ जैसा उसकी मां की बुद्धिमानी पर होता था। मैं यह कह रहा हूं कि मेरी मां ने भले ही शुरुआत एक चोर के रूप में की हो, लेकिन 20 सालों के लगातार विकास और सुधारों ने उन्हें कानूनी तौर पर इस तकनीक का असली मालिक बना दिया है। और तभी मयंक ने अपना आखिरी पत्ता खेला। और प्रतिमा मौसी, मेरी प्यारी मौसी, आपने पिछले 15 सालों से इन सबूतों को छिपा कर रखा है जो कानूनन आपको इस अपराध में एक सह आरोपी बनाता है। और हमारे देश के कानून के मुताबिक इस अपराध पर कार्रवाई की समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई है। फोन की लाइन पर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। मयंक ने अपनी मां की तरफ प्यार, थोड़ी निराशा और एक नए सम्मान के मिले जुले भाव से देखा। मां, आपने अतीत में बहुत बड़ी गलतियां की थीं, लेकिन आपने 20 साल उनका हर्जाना भुगत कर बिताए हैं। और अब मैं यह पक्का करूंगा कि आपको वह माफी मिले जिसकी आप हकदार हैं। मयंक के इस कानूनी खुलासे के बाद फोन पर जो सन्नाटा छाया वह पूरे 47 सेकंड तक रहा। वे 47 सेकंड ऐसे थे मानो 3 परिवारों की किस्मत, एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी और सैकड़ों लोगों की नौकरियां हवा में लटकती कांच की नाजुक तलवार की तरह डोल रही हों। जब प्रतिमा आखिरकार बोली तो उसकी आवाज से पुरानी सारी कड़वाहट गायब हो चुकी थी। अब वह वैसी ही लग रही थी जैसी वह असल में थी, एक बूढ़ी थकी हुई औरत जिसने 15 सालों से अपने दिल में नफरत पाल रखी थी और अब उसे एहसास हो रहा था कि उसका इस्तेमाल किया गया था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मयंक, तुम सचमुच कानून के बारे में इतनी गहरी समझ रखते हो। मयंक ने अपनी मां की ओर देखा जो उसे गर्व और घबराहट के मिले जुले भाव से निहार रही थीं। प्रतिमा मौसी, पिछले 4 सालों से मैं न केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, बल्कि मैंने कॉरपोरेट कानून का भी गहराई से अध्ययन किया है। हर रात जब मां दफ्तरों में सफाई का काम करती थीं, तब मैं कानूनी मामलों, अदालती फैसलों और समय सीमा के नियमों को पढ़ा करता था। मैं अनजाने में ही सही, पर खुद को इसी दिन के लिए तैयार कर रहा था। कल्याणी ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दिन बेटा? मयंक उनके पास गया और बरसों की सफाई के काम से खुरदरे हो चुके उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वह दिन जब मुझे अदालत और दुनिया के सामने आपकी ढाल बनना पड़ता। मां, मेरे दिल के किसी कोने में हमेशा से यह बात थी कि कोई न कोई गहरा रहस्य जरूर है। मैं जानता था कि आप जैसी बेहद बुद्धिमान महिला कभी दफ्तरों में झाड़ू पोछा नहीं करती जब तक कि वह खुद को दुनिया से छिपा न रही हो। सिंधु कॉरपोरेशन के कर्मचारी और करीब आ गए थे। उन्होंने मयंक और कल्याणी के चारों तरफ एक घेरा बना लिया था। अब वे केवल मूकदर्शक नहीं रह गए थे, बल्कि वे एक ऐसे बड़े बदलाव के चश्मदीद गवाह बन चुके थे जो उनकी अपनी जिंदगियों को भी बदलने वाला था। लेकिन मयंक, मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ी ईशा ने बीच में टोकते हुए कहा, भले ही उन पुराने अपराधों की समय सीमा बीत चुकी हो, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कल्याणी का मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स की मिल्कियत पर कोई अधिकार हो जाता है। मयंक मुस्कुराया और इस बार उसकी मुस्कान में ऐसा अडिग आत्मविश्वास था जिसने उसकी मां को भी हैरान कर दिया। ईशा, क्या इस वक्त तुम्हारी पहुंच मेहरा इंटरनेशनल के कानूनी दस्तावेजों तक है? हाँ है, लेकिन क्यों? तुम कंपनी के मूल पंजीकरण दस्तावेज ढूंढो जिस पर प्रोजेक्ट आकाश 1998 लिखा हो। खास तौर पर वह पन्ना देखो जहां सह संस्थापकों के दस्तखत हैं। फोन पर कागजों के उलटने पुलटने और कंप्यूटर के क्लिक की आवाजें सुनाई दी और फिर ईशा हैरान होकर चिल्ला उठी, हे भगवान, क्या हुआ? मेहरा ने बेचैनी से पूछा। ईशा ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में गहरा अविश्वास था। पिताजी, मेहरा साहब ने कभी भी इस कंपनी के इकलौते मालिक के तौर पर दस्तखत नहीं किए थे। कंपनी के सारे शुरुआती दस्तावेजों में कल्याणी शर्मा को 51% की हिस्सेदार दिखाया गया है। इस खुलासे का असर किसी बड़े भूकंप की तरह था। कल्याणी ने हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेहरा गुस्से में अंग्रेजी में चिल्लाने लगा और प्रतिमा पूरी तरह से अवाक रह गई। 51%? कल्याणी फुसफुसाई, लेकिन मुझे तो लगा था कि हमारा हिस्सा 50% का था। मयंक ने वर्मा जी की अलमारी से मिले
दस्तावेजों को तेजी से पलटा। माँ, इन कागजातों के मुताबिक मेहरा साहब ने आपके गर्भवती होने की बात पता चलने पर आपको वह अतिरिक्त 1% हिस्सा खुद सौंप दिया था। यहाँ लिखा है कि यह उनकी तरफ से यह पक्का करने का तरीका था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो आने वाले बच्चे के पास कंपनी का मालिकाना हक रहे। मेहरा आखिरकार बोला। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं इस बात को पूरी तरह भूल चुका था। वह भावनाओं में बहकर लिया गया एक फैसला था। मुझे लगा था कि कल्याणी ने सब छोड़ दिया था। मुझे लगा कि अब इसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। इसका क्या मतलब है बेटा? कल्याणी ने पूछा। हालांकि उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वह इस बात को समझने लगी थीं। मयंक ने आंखों में आंसू भरकर उनकी तरफ देखा, पर ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि न्याय की जीत और किस्मत के इंसाफ के आंसू थे। इसका मतलब यह है माँ कि आप मेहरा इंटरनेशनल होल्डिंग्स की सह मालकिन नहीं हैं। आप इस कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार हैं। आप इसकी असली मालकिन हैं। सिंधु कॉरपोरेशन के कर्मचारी खुशी से तालियां बजाने लगे। यह तालियों की एक ऐसी गूंज थी जो बिना किसी के कहे अपने आप शुरू हुई थी, जिसमें उस महिला के लिए दिल से सम्मान भरा था, जिसने बरसों तक उनके दफ्तरों में झाड़ू पोछा किया था और जो आज देश की सबसे ताकतवर कारोबारियों में से एक बन चुकी थी। लेकिन कल्याणी इस जीत का जश्न नहीं मना रही थी। वह उठकर खिड़की की तरफ बढ़ीं और शहर को इस तरह देखने लगीं मानो उसे पहली बार देख रही हों। प्रतिमा, उन्होंने आखिरकार फोन पर पूछा, तुमने सचमुच ऐसा क्यों किया? बात सिर्फ जलन की तो नहीं हो सकती। प्रतिमा काफी देर तक खामोश रही और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में दशकों से छिपा वह दर्द साफ छलक रहा था। क्योंकि जब उस हादसे में माँ और पिताजी का साया हमारे सिर से उठा तो सब कुछ तुम्हें मिल गया। घर, बैंक के पैसे, जीवन बीमा के पैसे, सब कुछ। और मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक नालायक बेटी साबित हुई थी। कल्याणी झटके से घूमी। प्रतिमा, तुमने खुद अपनी मर्जी से अपनी विरासत छोड़ी थी। तुमने अंतिम संस्कार के बाद साफ कह दिया था कि तुम इस परिवार से कोई नाता नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ 18 साल की थी और बेहद बेवकूफ थी। प्रतिमा चिल्लाई। उसका सब्र आखिरकार पूरी तरह से टूट चुका था। और तुमने मुझे कभी ढूंढा भी नहीं। तुमने कभी मुझे वापस बुलाने की कोशिश तक नहीं की। मयंक ने बहनों के बीच हो रही इस बातचीत को अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदारी के साथ देखा। यह एक टूटे हुए परिवार की वही गहरी टीस थी जो बरसों की गलतफहमियों और आपसी अहंकार की वजह से कई गुना बढ़ चुकी थी। प्रतिमा, कल्याणी ने बेहद ही कोमल आवाज में कहा, मैंने तुम्हें ढूंढा था। पूरे 5 साल तक मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती रही। मैंने प्राइवेट जासूसों की मदद ली, अखबारों में तुम्हारे खोने के विज्ञापन छपवाए। मैंने आसपास के 3 राज्यों के हर एक अस्पताल और रैन बसेरे में फोन करके तुम्हारे बारे में पता किया था। क्या? प्रतिमा ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। कल्याणी ने फोन को अपने कान से सटाया। उनकी आवाज में अब ऐसी ममता और प्यार था जिसे मयंक ने शायद ही कभी सुना हो। बहन, मैंने तुम्हें ढूंढना सिर्फ तब बंद किया जब मेहरा साहब ने मुझे आकर बताया कि बेंगलुरु के पास एक सड़क हादसे में तुम्हारी मौत हो गई है। उन्होंने मुझे पुलिस की फर्जी रिपोर्ट, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट और उस दुर्घटना की तस्वीरें तक दिखाई थीं। वहां इसके बाद जो सन्नाटा पसरा वह इतना गहरा था कि मयंक को खुद अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला? प्रतिमा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। प्रतिमा, मेहरा आखिरकार बोला, और जब से यह बातचीत शुरू हुई थी पहली बार उसकी आवाज में शर्मिंदगी साफ महसूस हो रही थी। मुझे कल्याणी को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत थी और तुम्हारा साथ पाने का इकलौता रास्ता यही था कि मैं तुम्हें यह यकीन दिला दूं कि तुम्हारे गायब होने के बाद उसने तुम्हारी कोई सुध नहीं ली। तुमने मेरी मौत का झूठा नाटक रचा। प्रतिमा चिल्लाई। मैंने किसी को ऐसे दस्तावेज बनाने के लिए काम पर रखा था जो बिल्कुल असली लगें। कविता हफ्तों तक रोती रही। तभी मैंने उसे ढूंढना बंद करने का फैसला किया। मुझे लगा कि उसने काफी दर्द झेल लिया है। मनीष को इतना तेज गुस्सा आया कि अपना आपा खोने से बचने के लिए उसे मेज को कसकर पकड़ना पड़ा। आपने मेरी माँ को यह विश्वास दिलाया कि उनकी बहन मर चुकी है ताकि आप उन्हें ढूंढने के लिए उनकी बहन का इस्तेमाल कर सकें। मनीष, मैं बेबस था। मल्होत्रा ने अपनी बात शुरू की। नहीं, मनीष इतनी जोर से दहाड़ा कि खिड़कियां थरथरा उठीं। इसके लिए कोई माफी नहीं है। आपने अपने जख्मी अहंकार के लिए 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी, 2 बहनों को अलग कर दिया और 20 साल तक उन्हें बेवजह का दर्द दिया। कविता फोन के पास आई और जब उसने बात की
तो उसकी आवाज में ऐसा रौब था जो मनीष ने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की आवाज थी, उस शक्तिशाली महिला की आवाज जो 2 दशकों से छिपी हुई थी। जगदीश मल्होत्रा। उसने उसका पूरा नाम ऐसे लिया जैसे वह कोई सजा सुना रही हो। मल्होत्रा इंटरनेशनल होल्डिंग्स की बहुसंख्यक मालकिन होने के नाते मुझे कुछ फैसले सुनाने हैं। कविता, प्लीज। मल्होत्रा ने भीख मांगी। पहला फैसला। कविता बिना किसी रहम के बोलती रही। आपको तत्काल प्रभाव से सीईओ के पद से बर्खास्त किया जाता है। सागर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों में उत्साह से कानाफूसी शुरू हो गई। वे अपनी आंखों के सामने कॉरपोरेट जगत का इतिहास बनते देख रहे थे। दूसरा फैसला। कविता ने बात जारी रखी। कंपनी का कानूनी विभाग तुरंत प्रिया शर्मा से संपर्क करेगा ताकि पिछले 15 सालों से उनके साथ हुए मानसिक शोषण और हेरफेर के मुआवजे पर बात की जा सके। मनीष को फोन के दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज आई। प्रिया रो रही थी। तीसरा फैसला। कविता ने आगे कहा, ईशा वर्मा को मल्होत्रा इंटरनेशनल होल्डिंग्स की नई अध्यक्ष संचालन नियुक्त किया जाएगा, जो सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगी। कविता। ईशा ने हैरानी से पूछा, तुम इस पूरी स्थिति में इकलौती ऐसी इंसान हो जिसने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। कविता ने समझाया, तुमने अपने पिता की साजिश का पर्दाफाश किया, कर्मचारियों के हितों की रक्षा की और जरूरत के समय सच्चा नेतृत्व दिखाया। मनीष ने अपनी मां को बेहद गर्व और सम्मान से देखा। यह महिला जिसने सालों गुमनामी में गुजारे थे, अब ऐसे फैसले ले रही थी जो हजारों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करेंगे, और वह भी उस समझदारी के साथ जो उसने जमीनी स्तर पर रहकर सीखी थी। और मेरा आखिरी फैसला, कविता ने कहा। उसकी आवाज अब कोमल लेकिन दृढ़ थी। प्रिया, मेरी बहन, मैं चाहती हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भांजे से अच्छे से मिलो। मैं चाहती हूं कि हम वो 20 साल वापस पालें जो हमने एक ऐसे आदमी के झूठ की वजह से खो दिए, जो हम दोनों में से किसी के भी प्यार के लायक नहीं था। प्रिया की सिसकियां और तेज हो गईं। कविता, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? कविता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया, मैंने भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं। मैंने चोरी की, झूठ बोला, बेगुनाह लोगों को तकलीफ दी। अगर तुम एक ऐसी बहन को माफ कर सकती हो जिसने घमंड और लालच में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तो मैं भी उस बहन को माफ कर सकती हूं जिसने दर्द और अकेलेपन की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मनीष अपनी मां के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। यह एक ऐसा आलिंगन था जिसमें उस परिवार का सारा प्यार, सारी माफी और उम्मीदें सिमटी हुई थीं, जिसे आखिरकार सच मिल गया था। दशकों के रहस्यों के बाद, मां, उसने उनके कान में फुसफुसाया, मुझे आप पर गर्व है, पैसे या ताकत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने बदले से ऊपर प्यार को चुना। कविता ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और मनीष महसूस कर सकता था कि कैसे बरसों का तनाव उनके शरीर से गायब हो रहा था। मेरे बच्चे, दफ्तरों में साफ सफाई करते हुए इन सालों में मैंने एक बात सीखी है। मैंने सीखा कि असली ताकत इस बात से नहीं आती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इससे आती है कि तुम क्या देने के लिए तैयार हो। लंदन से ईशा भावुक आवाज में बोली, कविता, सागर कॉरपोरेशन का क्या होगा? क्या तुम अब भी इसे खरीदने वाली हो? कविता ने दफ्तर में चारों ओर उन कर्मचारियों को देखा जिन्होंने उसे सिर्फ एक दोपहर में एक मामूली सफाई कर्मचारी से एक बड़ी कॉरपोरेट हस्ती बनते देखा था। नहीं, उसने आखिरकार जवाब दिया, मैं इससे भी बेहतर कुछ करने जा रही हूं। मैं यह कंपनी यहां के कर्मचारियों को सौंपने जा रही हूं। सागर कॉरपोरेशन अब एक सहकारी समिति बन जाएगी जिसका मालिकाना हक इसके कामगारों के पास होगा, और मनीष लोकतांत्रिक मतदान द्वारा चुना जाने वाला इसके पहला अध्यक्ष होगा। इसके बाद दफ्तर में जो तालियों और खुशी का शोर उठा, वह कान फाड़ने वाला था। कर्मचारी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह एक आम मजदूर की उस कॉरपोरेट तंत्र पर जीत थी जिसने उन्हें हमेशा बेकार समझा था। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी आना बाकी था, क्योंकि उसी समय लिफ्ट के दरवाजे खुले और सफेद बालों वाली एक उम्रदराज महिला, जिसकी आंखें बिल्कुल कविता जैसी ही हरी थीं, दफ्तर की तरफ बढ़ी। प्रिया शर्मा ने लंदन से पहली फ्लाइट पकड़ी थी और उसके पीछे कोई ऐसा आ रहा था जो इस पश्चाताप और मुक्ति की कहानी को एक ऐसा मोड़ देने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्रिया शर्मा डगमगाते कदमों से सागर कॉरपोरेशन के दफ्तर की ओर बढ़ी, जैसे हर कदम उसे वक्त में 20 साल पीछे ले जा रहा हो। उसकी हरी आंखें,
जो बिल्कुल कविता जैसी थीं। लंदन से 6 घंटे की फ्लाइट के दौरान रोने की वजह से सूज गई थीं, लेकिन असली सरप्राइज प्रिया नहीं थी। असली सरप्राइज तो वह आदमी था जो उसके पीछे चल रहा था, लंबा, रौबदार, पूरी तरह सफेद बाल और चेहरे पर घबराहट और दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव। मनीष ने उसे उन तस्वीरों से तुरंत पहचान लिया जो उसने रातों को जागकर इंटरनेट पर अपनी रिसर्च के दौरान देखी थीं। डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, वह इंसान जिसके काम को उसकी मां ने 20 साल पहले चुराया था। हे भगवान, कविता अपने सीने पर हाथ रखते हुए फुसफुसाई, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। देवेंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर शास्त्री दफ्तर के दरवाजे पर ही रुक गए और वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ चारों ओर देखने लगे, जब तक कि उनकी आंखें कविता पर जाकर नहीं टिक गईं। जब उन्होंने बात की तो उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें 2 दशकों से दबा हुआ गहरा दर्द और भावनाएं साफ महसूस हो रही थीं। कविता शर्मा, उन्होंने धीरे से कहा, या मुझे कविता शर्मा मल्होत्रा कहना चाहिए। मल्होत्रा इंटरनेशनल होल्डिंग्स की नई सीईओ। मनीष का दिल बैठ गया। उसने उम्मीद की थी कि डॉक्टर शास्त्री का मामला अतीत की बात बनकर रह जाएगा, लेकिन वह यहाँ थे, उनकी इस नई दुनिया के बीचों बीच बढ़ते हुए, जैसे कोई चलता फिरता टाइम बम हो। देवेंद्र, कविता ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, मैं जानती हूं कि ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो। डॉक्टर शास्त्री ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो बीत चुकी बातों को मिटा सकें, लेकिन ऐसे शब्द भी नहीं हैं जो उसे बदल सकें जो अब होने वाला है। प्रिया धीरे धीरे कविता की तरफ बढ़ी, मानो किसी घायल पक्षी के पास जा रही हो। जब वह आखिरकार इतनी करीब आ गई कि उसे छू सके, तो उसने कांपता हुआ हाथ अपनी बहन के चेहरे की ओर बढ़ाया। कवि, उसने बचपन का वह प्यार का नाम फुसफुसाया जो उसने पिछले 25 सालों से नहीं लिया था। मेरी छोटी बहन, क्या तुम सचमुच मुझे माफ कर रही हो? कविता ने प्रिया का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लिया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। प्रिया, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे तुम्हें और ज्यादा ढूंढना चाहिए था। मुझे एक बेहतर बहन बनना चाहिए था। मुझे। प्रिया ने धीरे से उसके होठों पर उंगली रख दी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या करना चाहिए था। अब सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। दोनों बहनें इतने भावुक होकर गले मिली कि वहां खड़े कई कर्मचारियों की आंखों में भी आंसू आ गए। यह एक ऐसा आलिंगन था जिसमें बरसों का दर्द, माफी और वो प्यार छुपा था जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मनीष अपनी माँ और मौसी को खुशी और थोड़ी चिंता के मिले जुले भावों के साथ देख रहा था। परिवार का एक होना बहुत खूबसूरत था, लेकिन डॉक्टर शास्त्री की मौजूदगी एक ऐसा खतरा थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। डॉक्टर शास्त्री, मनीष पूरे सम्मान लेकिन सावधानी के साथ उस बुजुर्ग इंसान के पास गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? शास्त्री ने उसे उन आंखों से देखा जिन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा था और जिन्हें आसानी से हैरान नहीं किया जा सकता था। तुम मनीष होगे। मैंने पिछले कुछ घंटों में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। किससे? मनीष ने पूछा। जगदीश मल्होत्रा से। शास्त्री ने ऐसी मुस्कान के साथ जवाब दिया जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने मुझे 3 घंटे पहले बेहद हताश होकर फोन किया था। उसने मुझे पूरी कहानी बताई, तुम्हारी कानूनी समझदारी, कंपनी के असली मालिकाना हक का पता लगाना, परिवार का मिलना, सब कुछ। कविता धीरे से प्रिया से अलग हुई और गहरे डर के साथ शास्त्री की तरफ घूमी। देवेंद्र, मल्होत्रा ने तुमसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि उसे अपनी बनाई हुई चीजों को तबाही से बचाने के लिए मेरी मदद चाहिए। शास्त्री ने जवाब दिया। उसने मुझे $50 मिलियन देने की पेशकश की, बशर्ते मैं सार्वजनिक रूप से गवाही दूं कि तुम्हारा काम पूरी तरह से मेरे चुराए गए रिसर्च पर आधारित था। इसके बाद दफ्तर में ऐसा सन्नाटा छा गया जो इतना भारी था कि मनीष को अपने सीने पर किसी भारी पत्थर जैसा महसूस होने लगा। और कविता ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, क्या आप ऐसा करने वाले हैं? शास्त्री धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़े और बाहर शहर को देखने लगे, मानो क्षितिज पर अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हों। कविता, जब मुझे 20 साल पहले पता चला कि तुमने मेरे काम के साथ क्या किया था, तो मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने अपनी 5 साल की रिसर्च का क्रेडिट खो दिया था। मेरे हाथ से फंडिंग के सारे मौके चले गए थे। वैज्ञानिक समुदाय में मेरी साख पूरी तरह खत्म हो गई थी। मनीष को महसूस हुआ कि उसके पैर कांप रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री, लेकिन तभी कुछ दिलचस्प हुआ। शास्त्री ने मनीष की बात को अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी।
निराश होने के बजाय मैंने अपनी रिसर्च जारी रखने का फैसला किया और इन 20 सालों में मैंने ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान के 3 अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। वह कविता की तरफ एक ऐसे भाव के साथ घूमे जिसे मनीष समझ नहीं पाया। तुम जानती हो कि मैंने इन 20 सालों में क्या सीखा है? कविता क्या? कविता ने फुसफुसाया कि असली प्रतिभा सिर्फ नए विचारों को सोचने में नहीं होती। असली प्रतिभा दूसरों के विचारों को अपनाकर उन्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने में है जहां कोई और सोच भी नहीं सकता। शास्त्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और तुमने, कविता शर्मा, मेरे बुनियादी एल्गोरिदम को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां देख रहे कर्मचारियों के बीच आपस में सुगबुगाहट शुरू हो गई। यह वो विनाशकारी टकराव नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। तुमने जो किया वह गलत था। शेखर ने बात जारी रखते हुए कहा, चोरी करना गलत है, दूसरों के काम का श्रेय खुद लेना गलत है, लेकिन उस चोरी की नींव पर तुमने जो खड़ा किया वह वाकई असाधारण था। कावेरी ने पूरी तरह उलझन में उनकी तरफ देखा। शेखर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिंघानिया ने मुझे वे सारे विकास और बदलाव दिखाए जो तुमने मेरे बनाए शुरुआती एल्गोरिदम के आधार पर किए हैं। शेखर ने समझाया, 20 सालों में तुमने 17 अलग अलग एप्लीकेशन तैयार किए हैं। तुमने ऊर्जा से जुड़ी ऐसी समस्याओं का हल निकाला है जिससे आज लाखों लोगों की जान बच रही है। तुमने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो नदियों और समुद्रों को साफ कर रहे हैं और हवा के प्रदूषण को कम कर रहे हैं। मिहिर को अपने सीने में उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। आप असल में क्या कहना चाह रहे हैं, डॉ? शेखर मुस्कुराए और इस बार उनकी मुस्कुराहट उनकी आंखों तक पहुंच गई। मैं कह रहा हूं कि मैंने सिंघानिया से कह दिया है कि वह अपने 400 करोड़ रुपए अपने पास ही रखे। मैं उस कड़वाहट से भरे वैज्ञानिक के रूप में जीने के बजाय, जिसने उस औरत को तबाह कर दिया, जिसने उसके विचारों को हकीकत में बदला, इस धरती को बचाने वाली तकनीकों का एक मान्यता प्राप्त सह आविष्कारक कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा। इस खुलासे ने दफ्तर में तहलका मचा दिया, जैसे तूफान के बाद अचानक तेज रोशनी की किरण कौंधी हो। दफ्तर के कर्मचारियों ने खुद ब खुद तालियां बजानी शुरू कर दी। पल्लवी ने कावेरी को और कसकर गले लगा लिया और मिहिर को लगा जैसे वह कई घंटों के बाद पहली बार चैन की सांस ले पाया हो। शेखर, कावेरी रो पड़ी, क्या तुम वाकई मुझे माफ कर सकते हो? कावेरी, मैं तुम्हें माफ करने वाला कोई नहीं होता। शेखर ने बेहद नरमी से जवाब दिया, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक साझेदारी का प्रस्ताव देने का हकदार जरूर हूं। एक सच्ची, कानूनी साझेदारी, जहां हम इन तकनीकों की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। मिहिर आगे बढ़ा और डॉ. शेखर के सामने आदर से सिर झुकाया, जिसे देखकर वो बुजुर्ग वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। डॉक्टर शेखर, क्या आप मेरी मां के नेतृत्व में सिंघानिया इंटरनेशनल होल्डिंग्स के मुख्य वैज्ञानिक निदेशक बनने के लिए तैयार होंगे? शेखर ने मिहिर को पूरी तरह हैरान होकर देखा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ जुड़ूं? मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें, और उसकी वजह वही है जो मेरी मां ने आपके साथ किया। मिहिर ने ऐसी समझदारी के साथ जवाब दिया जो सदियों के तजुर्बे से आई लगती थी, क्योंकि आपने यह साबित कर दिया है कि असली ताकत बदले से नहीं बल्कि माफ करने से आती है, और हमें इसी तरह के नैतिक नेतृत्व की जरूरत है। कावेरी ने अपने बेटे को गर्व और हैरानी से भरी आंखों से देखा। मेरे बच्चे, तुमने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी और गहरी समझ कहां से सीखी? मिहिर ने जवाब दिया, मैंने यह आपको देखकर सीखा है कि कैसे आपने बिना किसी कड़वाहट के 20 साल तक अपनी गलतियों की कीमत चुकाई। मैंने यह आपको देखकर सीखा कि कैसे आपने अहंकार के ऊपर विनम्रता को और स्वार्थ के ऊपर त्याग को चुना। ठीक उसी पल दफ्तर का फोन एक बार फिर बज उठा। इस बार मिहिर ने उसे उठाने में जरा भी संकोच नहीं किया। सिंधु कॉरपोरेशन से मिहिर शर्मा बोल रहा हूं। मिहिर, मुंबई से आ रही ईशा की आवाज में घबराहट और हड़बड़ी साफ महसूस हो रही थी। मुझे तुरंत फोन स्पीकर पर डालने की जरूरत है, यह बात सबको सुननी चाहिए। मिहिर ने स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ ईशा, बोलो। सिंघानिया ने अभी कुछ ऐसा किया है जिससे सब कुछ बदल गया है, ईशा ने बताया। उसने शाम के ठीक 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वह सबके सामने यह ऐलान करने जा रहा है कि कावेरी ने सिंघानिया इंटरनेशनल होल्डिंग्स की सारी तकनीक चुराई थी। कावेरी ने सदमे में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या?
लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ईशा ने बात जारी रखी। वह यह भी ऐलान करने वाला है कि वह कावेरी पर हर्जाने के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए का मुकदमा कर रहा है और धोखाधड़ी के आरोप में उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेगा। पल्लवी गुस्से में तमतमाती हुई फोन के पास आई। क्या वह कानूनन ऐसा कर सकता है, जबकि मिहिर ने उस समय सीमा के बारे में बताया था? तकनीकी रूप से वह उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता। ईशा ने जवाब दिया, लेकिन वह दीवानी मुकदमा तो कर ही सकता है और मीडिया को बीच में लाकर सरेआम उनकी साख मिट्टी में मिला सकता है। कावेरी के लिए कंपनी संभालने की किसी भी कोशिश के रास्ते में यह बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। मिहिर को अपने सीने में एक आग, एक लोक जाना पहचाना गुस्सा भड़कता हुआ महसूस हुआ। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे है? बस 45 मिनट में, ईशा ने कहा। मिहिर ने दफ्तर की दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 4:15 बज चुके थे। फिर उसने अपनी मां को देखा, जो पूरे देश के सामने सरेआम बेइज्जत होने की बात सोचकर ही सहमी हुई लग रही थी। ईशा, मिहिर ने ऐसी आवाज में कहा जिसे दफ्तर में मौजूद हर शख्स ने एक सच्चे लीडर की आवाज के रूप में पहचाना। मुझे तुम्हारी तरफ से बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैं सुन रही हूं। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर जो सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल मिल सके, उसे शाम के ठीक 6 बजे के लिए बुक कर लो। सारे बड़े न्यूज चैनलों को वहां बुलाओ, आज तक, NDTV, ABP न्यूज, सबको। पर किस लिए? ईशा ने पूछा। मिहिर ने पहले अपनी मां को देखा, फिर डॉ, शेखर और पल्लवी को। हम खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दुनिया को अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। कावेरी ने दहशत भरी नजरों से उसे देखा। मिहिर, मैं मीडिया का सामना नहीं कर सकती। जो कुछ मैंने किया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। माँ, मिहिर ने उनके हाथ थाम लिए। 20 सालों से आप अपने गुनाहों का हर्जाना भरते हुए गुमनामी के अंधेरे में जी रही हैं। अब वक्त आ गया है कि आप रोशनी में आएं और दुनिया को दिखाएं कि आपने उन गलतियों की राख से क्या नया खड़ा किया है। डॉ, शेखर उनके पास आए। कावेरी, मिहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सिंघानिया जो कहानी सुनाने जा रहा है वह एक ऐसी चोर की कहानी होगी जो कभी नहीं सुधरी। लेकिन असली कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने बड़ी गलतियां की और 2 दशक तक उन गलतियों को सुधार कर कुछ बेहद खूबसूरत बनाने में लगा दिए। पल्लवी ने अपनी बहन के कंधों पर हाथ रखकर उसे गले लगा लिया। काव्या, मैं वहां तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हम इस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमें 20 साल पहले करना चाहिए था। मिहिर ने दफ्तर में चारों तरफ नजरें घुमाईं और उन कर्मचारियों के चेहरों को देखा जो अब तक के सबसे हैरान करने वाले बदलाव के गवाह बने थे। उसने सिंधु कॉरपोरेशन के कर्मचारियों से मुखातिब होते हुए कहा, आप सब, क्या आज रात हमारे साथ मुंबई चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस औरत के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं जिसने कभी आपके दफ्तरों में पोछा लगाया था और आज वह आप सभी को इस कंपनी का हिस्सेदार बनाना चाहती है? इसके बाद जो सहमति की दहाड़ गूंजी वह कान फाड़ देने वाली थी। ये वो कर्मचारी थे जिन्होंने सुबह कावेरी को बेइज्जत होते देखा था और दोपहर होते होते उसे अपनी कंपनी की CEO बनते देखा था। वे उसके पीछे दुनिया के आखिरी छोर तक जाने को तैयार थे। ईशा, मिहिर ने बात जारी रखते हुए कहा, मुझे यह भी चाहिए कि तुम उन सभी लोगों से संपर्क करो जिन्हें पिछले 20 सालों में मेरी मां द्वारा विकसित की गई तकनीकों का लाभ मिला है। वे अस्पताल जो उनके वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे शहर जिन्होंने उनके प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू किया है और वे कंपनियां जिन्होंने उनके एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के तरीकों को अपनाया है। पर इससे क्या होगा? ईशा ने पूछा। क्योंकि सिंघानिया मेरी मां को दुनिया के सामने एक विलेन की तरह पेश करने की कोशिश करेगा, मिहिर ने समझाया। लेकिन हम दुनिया को दिखाएंगे कि इस सोची समझी विलेन ने पिछले 20 सालों में उतने लोगों की जानें बचाई हैं जितनी आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। कावेरी ने अपने बहते आंसुओं के बीच अपने बेटे को देखा, लेकिन इस बार ये आंसू दुख या शर्म के नहीं बल्कि सच्ची उम्मीद के थे। मेरे बेटे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम यह जंग जीत सकते हैं? मिहिर ने उसकी तरफ एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जिसमें उसकी कम उम्र की मासूमियत और एक गहरी, सदियों पुरानी समझ का मेल था। माँ, हम यह जंग जीतने नहीं जा रहे हैं, हम तो इसे पहले ही जीत चुके हैं। अब हमें बस दुनिया को यह बताना है कि हमने इसे कैसे किया। लेकिन मिहिर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सिंघानिया के पास तुरुप का एक ऐसा इक्का था जिसे वह पिछले 20 सालों से छिपाकर बैठा था और इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही मौके का इंतजार कर रहा था।
और वह सही मौका अब आ चुका था, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी उसमें सिंघानिया सिर्फ कावेरी के पुराने गुनाहों का पर्दाफाश नहीं करने वाला था, बल्कि वह मिहिर से जुड़ा एक ऐसा राज खोलने जा रहा था जो उस नौजवान की खुद की पहचान के बारे में अब तक के सारे यकीनों को हिलाकर रख देता। एक ऐसा राज जिसे कावेरी ने 18 सालों से सीने में दफन कर रखा था, और जो न केवल माँ बेटे के रिश्ते को तबाह कर सकता था, बल्कि उस भरोसे की धज्जियां भी उड़ा सकता था जो मिहिर ने उस औरत पर किया था जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। तभी फोन एक बार फिर बज उठा, और इस बार स्पीकर से आ रही आवाज ईशा की नहीं बल्कि जगदीश सिंघानिया की थी, जो एक ऐसे इंसान की तरह बात कर रहा था जिसने आखिरकार घटिया हरकतों पर उतरने का फैसला कर लिया हो। कावेरी, उसने ऐसी बर्फीली ठंडी आवाज में कहा कि दफ्तर में मौजूद हर शख्स का खून जम गया। मुझे उम्मीद है कि तुम मिहिर शर्मा की मां के रूप में अपने इस आखिरी दिन का भरपूर आनंद ले रही होगी, क्योंकि अब से ठीक 30 मिनट बाद मैं जो सच सामने लाने जा रहा हूं, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वह तुम्हारी सूरत भी न देखना चाहे। सिंघानिया की यह धमकी सिंधु कॉरपोरेशन के दफ्तर में किसी घायल शेर की दहाड़ की तरह गूंज उठी। कावेरी लड़खड़ा गई और खुद को गिरने से बचाने के लिए मेज का सहारा लिया, जबकि मिहिर उसे बढ़ती हुई उलझन और डर के साए में देख रहा था। माँ, मिहिर ने फुसफुसाते हुए पूछा, यह किस बारे में बात कर रहा है? कावेरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पल भर के लिए लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगी, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उनमें एक ऐसा दर्दनाक समर्पण था जो किसी का भी दिल तोड़ दे। मिहिर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, एक ऐसी बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, कुछ ऐसा जो हमारे बीच का सब कुछ बदल कर रख देगा। कावेरी, नहीं, पल्लवी ने बेबसी से बीच में टोकते हुए कहा, उसे यह जीत मत मनाने दो। सिंघानिया को मिहिर के लिए तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ मत करने दो। लेकिन सिंघानिया की आवाज स्पीकर से गूंजती रही, जिसमें दशकों से दबी हुई बेइंतहा क्रूरता साफ छलक रही थी। कावेरी, क्या तुम खुद मिहिर को सच बताने जा रही हो, या यह पसंद करोगी कि उसे पूरे देश के सामने टीवी चैनल पर यह बात पता चले? मिहिर को लगा जैसे उसके सीने के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया हो। माँ, कैसा सच? कावेरी ने दफ्तर में चारों तरफ उन कर्मचारियों के चेहरों को देखा जो पिछले कुछ घंटों से उसे सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। उसने डॉ. शेखर को देखा, जिन्होंने अभी अभी उसे माफ किया था। उसने पल्लवी को देखा, जो 15 साल बाद लौट कर आई थी। ये सभी लोग जो आखिरकार उसे एक साधारण इंसान के रूप में स्वीकार कर रहे थे, अब उसके उस सबसे गहरे राज से वाकिफ होने वाले थे जिसे उसने आज तक छुपा कर रखा था। सिंघानिया, तुम्हारा सगा बाप नहीं है, कावेरी ने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा कि मिहिर को सुनने के लिए आगे की तरफ झुकना पड़ा, जैसे मिहिर की पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई। क्या तुम्हारे सगे पिता शेखर दीक्षित हैं? कावेरी ने बात जारी रखी। उसके गालों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जब मैंने उनका काम चुराया था तो सिर्फ उनका रिसर्च ही नहीं चुराया था, बल्कि उनका दिल और उनका भरोसा भी चुराया था। और जब मैं गर्भवती हुई तो मैंने सिंघानिया को यह यकीन दिलाया कि यह बच्चा उसका है, ताकि मैं तुम्हें मेरे गुनाहों के परिणामों से बचा सकूं। डॉक्टर पाठक बिल्कुल सन्न रह गए। उनके चेहरे पर एक के बाद एक कई भाव आए। पहले गहरा सदमा, फिर सच का एहसास, और आखिरकार उस नौजवान को देखते हुए उनकी आंखों में असीम ममता तैर गई जिसे वो पिछले 1 घंटे से सराह रहे थे। देवेंद्र मेरे। मयंक अपना सवाल पूरा भी नहीं कर पाया था कि करुणा ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मैंने सिंघानिया से कहा था कि तुम उसके बेटे हो, क्योंकि मुझे लगा था कि एक नाकाम वैज्ञानिक की तुलना में एक कामयाब बिजनेसमैन तुम्हें बेहतर जिंदगी दे पाएगा। लेकिन जब सिंघानिया ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने देवेंद्र को अपने बेटे को जानने का हक छीनकर कितनी बड़ी भूल की है। मयंक ने डॉक्टर पाठक की तरफ देखा। उनके चेहरे में वह समानता ढूंढने की कोशिश करने लगा जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, और वहां वही खोजी आंखें थीं। सोचते समय सिर को एक तरफ झुकाने का वही खास अंदाज था। मुश्किल उलझनों को सुलझाने का वही जुनून था। देवेंद्र, करुणा ने टूटती हुई आवाज में उस वैज्ञानिक से कहा, 20 साल तक मैंने न सिर्फ तुम्हारा काम चुराया, बल्कि तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर रखा। इस गुनाह के लिए कोई माफी नहीं है, इसका कोई बहाना नहीं हो सकता। डॉक्टर पाठक धीरे धीरे मयंक की तरफ बढ़े। वे उसके चेहरे को ऐसे निहार रहे थे जैसे विज्ञान का कोई अनोखा चमत्कार देख रहे हों। मयंक, उन्होंने दबी आवाज में कहा, क्या मैं
मयंक ने शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ा और उस शख्स को गले लगा लिया जिसे उसने अभी अभी अपने पिता के रूप में जाना था। दोनों के बीच इस गले मिलने में ऐसी तड़प और गहराई थी जिसने दोनों को हैरान कर दिया। सिंघानिया ने जब देखा कि उसका यह भावनात्मक धमाका वैसा तबाही भरा असर नहीं कर पाया जैसी उसे उम्मीद थी, तो उसने अपना हमला और तेज कर दिया। बस इतना ही नहीं है, करुणा ने तुमसे प्रतिभा की मौत के बारे में भी झूठ बोला, अपने गुनाहों की वजहों के बारे में भी, यहाँ तक कि हर एक बात के बारे में। मयंक, तुम्हारी माँ पैथोलॉजिकल झूठी है जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी उंगलियों पर नचाया है। मयंक धीरे से डॉक्टर पाठक से अलग हुआ और फोन के पास गया। जब उसने बात शुरू की तो उसकी आवाज में एक ऐसी जानलेवा खामोशी थी जिसने दफ्तर में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। मिस्टर सिंघानिया, उसने कहा, आपने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। क्या मतलब? सिंघानिया बेरहमी से हौंसा। तुम्हारे बेटे को यह सच बताकर कि तुम असल में कैसी औरत हो। नहीं, मयंक ने जवाब दिया, मुझे यह बताकर कि आप इस पूरे वक्त जानते थे कि आप मेरे असली पिता नहीं हैं, और फिर भी आपने तब मेरा साथ छोड़ दिया जब मेरी माँ गर्भवती थी। इसके बाद वहां ऐसी गहरी खामोशी छा गई कि एयर कंडीशनर की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। मयंक अपनी बात कहता रहा, हर शब्द के साथ उसकी आवाज और बुलंद होती गई। आप जानते थे कि वह बच्चा आपका नहीं था, लेकिन आपने मेरी माँ को इसी वहम में जीने दिया कि आपने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गर्भवती थीं। आपने उन्हें 20 साल तक इस ग्लानि के बोझ तले दबाए रखा, जबकि सच आप अच्छी तरह जानते थे। करुणा ने हैरान होकर सिर उठाया। मयंक उसकी तरफ घूमा। माँ, क्या आपको कभी यह अजीब नहीं लगा कि सिंघानिया ने इतनी आसानी से मान लिया कि बच्चा उसका है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि इतना शातिर और नपा तुला चलने वाला इंसान कभी पैटर्निटी टेस्ट के लिए क्यों नहीं अड्डा? करुणा ने माथे पर बल लाते हुए इस सच को समझने की कोशिश की। मुझे लगा कि वो जानते थे। मयंक ने बात खत्म करते हुए कहा, सिंघानिया हमेशा से जानते थे कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, लेकिन उन्हें इसी में अपना फायदा दिखा कि आप ऐसा मानती रहें, क्योंकि इससे वो अपनी मनगढ़ंत कहानी चला सकते थे। वो खुद को एक ऐसी धोखेबाज औरत के हाथों ठगे गए बेकसूर इंसान की तरह पेश कर सकते थे, जबकि असलियत में इस पूरे खेल की रची बसी साजिश के पीछे उन्हीं का हाथ था। प्रतिभा ने दोबारा भड़कते हुए गुस्से से फोन की तरफ देखा। जयवर्धन सिंघानिया, तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा मक्कार और शातिर निकले, इला ने मुंबई से बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में बड़ी घबराहट थी। मयंक, सिंघानिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस 10 मिनट में शुरू होने वाली है। मीडिया यहां से सीधे लाइव प्रसारण कर रहा है। मयंक ने दफ्तर में चारों तरफ नजर दौड़ाई। अपनी मां को देखा जिसने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपने असली पिता डॉक्टर देवेंद्र पाठक को देखा जिन्होंने बदले की भावना के ऊपर माफी को चुना था। अपनी मौसी प्रतिभा को देखा जो परिवार के जख्मों को भरने के लिए वापस आई थीं, और अटलांटिक कॉरपोरेशन के उन कर्मचारियों को देखा जो एक ऐसी औरत का साथ देने के लिए खड़े थे जिसने बरसों तक पूरे मान सम्मान के साथ उनके दफ्तरों में सफाई का काम किया था। इला, मयंक ने एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ कहा जिससे वो खुद भी हैरान रह गया, कॉन्फ्रेंस हॉल की बुकिंग रद्द कर दो। क्या? इला ने हैरान होकर पूछा। नहीं, हम मुंबई नहीं जा रहे हैं, मयंक ने ऐलान किया। सिंघानिया को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, हम उससे भी बड़ा धमाका करेंगे। करुणा ने अचरज से उसकी तरफ देखा। मेरे बेटे, तुम क्या करने जा रहे हो? मयंक मुस्कुराया, और यह उस इंसान की मुस्कान थी जिसे आखिरकार अपनी असली ताकत मिल गई हो। हम यहीं से लाइव टेलीकास्ट करेंगे, सीधे इसी दफ्तर से जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी, और हम पूरी दुनिया को असली कहानी बताएंगे। वह एक कर्मचारी की तरफ मुड़ा जो अपने फोन से वीडियो बना रहा था। क्या आप सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट की सेटिंग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, उस कर्मचारी ने इतिहास का हिस्सा बनने के उत्साह में जवाब दिया। डॉक्टर पाठक, मयंक अपने नए नए मिले पिता की तरफ मुड़ा। क्या आप सार्वजनिक रूप से यह समझाने के लिए तैयार हैं कि जिस काम को मेरी मां ने चुराया था उसने आगे चलकर ऐसी तकनीक का रूप कैसे लिया जिसने लाखों जिंदगियां बचाईं? डॉक्टर पाठक पिता के गर्व से मुस्कुराए। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मयंक ने आगे कहा, मौसी प्रतिभा, क्या आप इस बारे में बात कर सकती हैं कि कैसे सिंघानिया ने आपके दुख का फायदा उठाकर आपको 15 साल तक अपनी ही बहन से अलग रखा? प्रतिभा ने सिर हिलाया।
उनके चेहरे पर एक पक्का इरादा साफ झलक रहा था। बहुत खुशी से मयंक ने अपनी मां की तरफ देखा, जो अभी भी इस खुलासे से सन्न थीं कि सिंघानिया हमेशा से सच जानता था। और मां, आप वो करेंगी जिसकी सिंघानिया को दूर दूर तक उम्मीद नहीं होगी, क्या? करुणा ने पूछा। आप उसका शुक्रिया अदा करेंगी, मयंक ने जवाब दिया, सार्वजनिक रूप से, पूरी दुनिया के सामने। करुणा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। मयंक, बेटा, सिंघानिया ने अभी अभी आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, मयंक ने समझाते हुए कहा। उसने आपको 20 साल के उस झूठे पछतावे के बोझ से आजाद कर दिया जो आपका था ही नहीं। आपकी बहन आपको वापस लौटा दी, आपके बेटे के असली पिता से आपको मिला दिया, और सबसे बड़ी बात, आपको यह दिखा दिया कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। शाम के ठीक 5:30 बजे लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। ठीक उसी वक्त जब मुंबई में सिंघानिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहा था, कुछ ही सेकेंडों में हजारों लोग यह देखने के लिए लाइव जुड़ गए कि अटलांटिक कॉरपोरेशन के दफ्तर में क्या हो रहा है। मयंक कैमरे के सामने खड़ा हो गया। उसके एक तरफ करुणा, प्रतिभा और डॉक्टर पाठक खड़े थे और उनके पीछे कर्मचारियों ने एक अर्धवृत्ताकार घेरा बना रखा था। नमस्कार, मयंक ने साफ और पुरसर आवाज में शुरुआत की। मेरा नाम मयंक है और आज से 12 घंटे पहले मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी का बेटा था। आज मैं एक ऐसी असाधारण महिला का बेटा हूं जो आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है जिसे जयवर्धन सिंघानिया कभी नहीं चाहते थे कि आप सुने। दर्शकों के लिए स्क्रीन 2 आज हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ सिंघानिया पत्रकारों से घिरे एक आलीशान मंच पर बोल रहा था, तो दूसरी तरफ मयंक असली कामकाजी लोगों के बीच एक आम से दफ्तर में खड़ा होकर बात कर रहा था। मिस्टर सिंघानिया, आपको बता रहे हैं कि मेरी माँ एक चोर है। मयंक ने अपनी बात जारी रखी, और वो सच कह रहे हैं। 20 साल पहले करुणा ने दूसरे वैज्ञानिकों का काम चुराया था और उसे अपना बताकर पेश किया था। स्क्रीन पर धड़ाधड़ लाइव कमेंट आने शुरू हो गए। कुछ लोग सिंघानिया की तरफदारी कर रहे थे, तो कुछ मयंक की इस बेबाक ईमानदारी से हैरान थे। लेकिन सिंघानिया आपको जो नहीं बता रहे हैं, मयंक ने आगे कहा, वो यह है कि मेरी माँ ने उस चुराए हुए काम के सहारे अगले 20 सालों तक क्या क्या किया। करुणा कैमरे के थोड़ा पास आईं, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में एक ऐसे इंसान का आत्मसम्मान झलक रहा था जिसने अपने बीते कल से समझौता कर लिया हो। मैंने डॉक्टर देवेंद्र पाठक के विचारों को लिया और उन्हें ऐसी तकनीकों में बदल दिया जिससे आज 5 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। करुणा ने कहा, मैंने ऐसी प्रणालियों का विकास किया जिन्होंने 18 बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को काफी कम किया है। मैंने ऐसे एल्गोरिदम तैयार किए जिन्होंने हजारों अस्पतालों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में बिजली की खपत को बेहद कम और असरदार बना दिया है। डॉक्टर पाठक आगे बढ़े और उन्होंने करुणा के कंधे पर ढांढस बंधाने के लिए अपना हाथ रखा। मेरा नाम देवेंद्र पाठक है और मैं वही वैज्ञानिक हूं जिसका काम करुणा ने 20 साल पहले चुराया था। साथ ही मैं मयंक का असली पिता भी हूं। लाइव कमेंट्स का डिब्बा एकदम से लोगों की हैरानी और भावनाओं से भर गया। 20 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि करुणा ने कैसे मेरे बुनियादी विचारों को अपनाया और उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां मैं खुद कभी नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर पाठक ने अपनी बात जारी रखी। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं कि असली समझदारी सिर्फ नए विचार खोजने में नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद विचारों को लेकर उन्हें दुनिया को बदलने वाले समाधानों में तब्दील करने में है। प्रतिभा भी पास आई। उनकी आंखों में पश्चाताप और सुकून के आंसू चमक रहे थे। मैं प्रतिभा हूं, करुणा की बहन। 15 साल तक मैं यही समझती रही कि मेरी बहन ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि जयवर्धन सिंघानिया ने मेरी मौत का झूठा नाटक रचा था ताकि वो हम दोनों को मोहरा बना सके और इस नफरत की निजी जंग में हमारा इस्तेमाल उस महिला के खिलाफ कर सके जिसने अपनी भयानक गलतियों के बाद हिम्मत जुटाकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारा है। उधर मुंबई में सिंघानिया पत्रकारों के कैमरों और स्क्रीन पर यह लाइव प्रसारण देख पा रहा था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह बिखरती जा रही थी क्योंकि रिपोर्टर अब सीधे उन आरोपों पर सवाल दागने लगे थे जो अटलांटिक कॉरपोरेशन के बेंगलुरु दफ्तर से लाइव उठ रहे थे। मयंक ने कैमरा अपने हाथ में लिया और दफ्तर में घूमते हुए उन डीमैक कर्मचारियों को दिखाने लगा जो करुणा के इस बदलाव के गवाह बने थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी मां के साथ सालों तक काम किया है, यह जाने बिना
कि वो असल में कौन है। मयंक ने दर्शकों को बताया, आज इन्होंने मेरी मां को जलील होते और नौकरी से निकाले जाते देखा, और फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की मुख्य कार्यकारी यानी CEO बनते हुए भी देखा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन्होंने देखा कि मेरी मां ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को मजबूत बनाने के लिए किया। वह रमेश बहल के सामने जाकर रुक गया, जो कुछ घंटे पहले दफ्तर से बाहर निकाले जाने के बाद वापस लौट आया था। मिस्टर बहल, मयंक ने कहा, आपने आज सुबह मेरी मां का अपमान किया था, अब आपका इस पर क्या कहना है? बहल ने सीधे कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावे के सच्चे आंसू थे। करुणा जी ने आज मुझे सिखाया कि असली नेतृत्व दूसरों पर हुक्म चलाने से नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराने से आता है। उन्होंने मुझे बिना नीचा दिखाए मेरी गलती का एहसास कराया, मुझे बर्बाद किए बिना सुधार की राह दिखाई और मुझे उस वक्त माफ कर दिया जब मैं इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं था। कबीर दफ्तर के बीचों बीच वापस आया, जहां कल्याणी उस शांत और गंभीर भाव के साथ इंतजार कर रही थी जिसे उसने 20 सालों के सब्र से अपने अंदर संजोया था। मिस्टर सिंघानिया, कबीर ने सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, धन्यवाद। मुझे यह सिखाने के लिए आपका धन्यवाद कि बदला कमजोरों का सहारा होता है। मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि मेरी मां उस हर पुरुष से कहीं ज्यादा मजबूत हैं जिसने कभी भी उन पर काबू पाने की कोशिश की थी। और मुझे यह साबित करने के लिए भी धन्यवाद कि असली ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में होती है। कल्याणी अपने आखिरी बयान के लिए कैमरे के नजदीक आई। जगदीश सिंघानिया, 20 साल तक मुझे लगता रहा कि तुम्हारे साथ विश्वासघात करने के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए, जिसने झूठे अपराधबोध में जीने के लिए मेरी जिंदगी के 20 साल मुझसे छीन लिए। वह एक पल के लिए रुकी और एक गहरी सांस ली। लेकिन मुझे उस माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे 20 साल बर्बाद नहीं हुए थे। वे इंसानियत, विनम्रता और सहनशीलता के मामले में मेरी शिक्षा के साल थे। कबीर ने आखिरी बार कैमरे की तरफ देखा। सिंघानिया इंटरनेशनल होल्डिंग्स कल सुबह से आधिकारिक तौर पर सेन शास्त्री एंटरप्राइजेस बन जाएगी। यह एक ऐसी कंपनी होगी जो इंसानियत की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने वाली तकनीकें विकसित करने के लिए समर्पित होगी, जिसे ऐसे लोग चलाएंगे जिन्होंने यह सीखा है कि अतीत की गलतियों को भविष्य की समझदारी में बदला जा सकता है। इस लाइव प्रसारण का अंत एक ऐसी तस्वीर के साथ हुआ जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। कल्याणी को उसका बेटा कबीर, उसकी बहन प्रेरणा और देवेंद्र शास्त्री गले लगा रहे थे, और उनके चारों तरफ खड़े कर्मचारी बिना किसी मजबूरी के बल्कि दिल से प्रेरित होकर तालियां बजा रहे थे। मुंबई में सिंघानिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी जब पत्रकारों ने उनसे भावनात्मक ब्लैकमेल और हेरफेर के आरोपों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद कल्याणी सेन शास्त्री फोर्ब्स पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर आने वाली सबसे युवा महिला CEO बन गईं। अपनी दौलत के कारण नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए कि जब कड़ी मेहनत को सच्ची विनम्रता के साथ मिलाया जाए तो अपनी गलतियों को सुधारना और एक नई शुरुआत करना पूरी तरह मुमकिन है। कबीर ने देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां छात्रों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि वे सामुदायिक सेवा और सामाजिक तकनीक के विकास में अपना योगदान देते थे। देवेंद्र शास्त्री को आखिरकार उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए वह सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे, और वे पूर्वी गोलार्ध की सबसे उन्नत नवाचार प्रयोगशाला के सह निदेशक बन गए। प्रेरणा सेन ने एक ऐसा फाउंडेशन शुरू किया जो भावनात्मक शोषण और हेरफेर के कारण बिखर चुके परिवारों को फिर से मिलाने के लिए समर्पित था, जिससे हजारों लोगों को उन रिश्तों को सुधारने में मदद मिली जिन्हें वे हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुके थे। और रोहन गुप्ता सेन शास्त्री एंटरप्राइजेस के मानव संसाधन निदेशक बन गए, जो एक ऐसा कामकाजी माहौल बनाने में माहिर थे जहां इंसान की गरिमा को सबसे बड़ा मूल्य माना जाता था। उस सफाई कर्मचारी के बेटे की कहानी, जिसने कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट को बचाया था, महज एक कहानी नहीं रह गई थी। यह इस बात का सबूत बन गई कि आप चाहे जितनी भी गहरी खाई में गिर जाएं, आपके पास हमेशा उठ खड़े होने और अपने जख्मों को उन सितारों में बदलने का विकल्प होता है जो दूसरों को रोशनी की तरफ ले जाते हैं। कल्याणी सेन ने दिन की शुरुआत एक गुमनाम इंसान की तरह की थी, और दिन का अंत होते होते वह कभी न भूलने वाला नाम बन चुकी थी। और यह बदलाव एक ऐसे बेटे के बिना शर्त
और निस्वार्थ प्यार की वजह से आया था, जिसने यह सीख लिया था कि अपने परिवार के लिए खड़े होने का मतलब उनकी गलतियों को छिपाना नहीं, बल्कि उन गलतियों को एक ऐसी समझदारी में बदलने में उनकी मदद करना है जो दुनिया को बदल सके।